ड्रैगन हार्ट का सीजन 2 फाइनली आ चुका है। अगर तुमने इसका सीजन 1 नहीं देखा है तो चैनल पर जाओ, ये उसका थंबनेल है और पूरी सीरीज को देखो। अब सीजन 2 की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा रिकैप। थियो को दो एंशिएंट रेलिक्स मिलते हैं जिन पर वो काबू कर लेता है, उनकी पावर को अब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन उसके हाथ में जो स्वॉर्ड होती है वो उस पर ओवर पावर करने लगती है, लेकिन किसी तरीके से थियो उसे भी काबू कर लेता है। अब कुछ बहुत सारे इंसिडेंट के बाद उसे फैमिली हेड, जो कि उसके फादर भी हैं, वो उसे बुलाते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ स्वॉर्ड्स में, जहां पर टेस्ट होगा कि वो अगला कंटेंडर बनेगा या फिर नहीं बनेगा रैग्नार क्लैन का हेड बनने के लिए। वो वहां पर जाता है, उसके फादर उसे बताते हैं कि मुझे पता है कि तुम एक रिग्रेसर हो, और वहां पर एक शॉकिंग रेवलेशन होता है कि उसके फादर भी एक रिग्रेसर थे। लेकिन वो उसे कहते हैं कि तुमने आज तक जो भी रिश्ते बनाए हैं, जिन भी लोगों को बचाया है, जिनकी जिंदगियां चेंज की है, तुम्हें उन सब को मारना होगा। लेकिन थियो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर तुम मुझे तभी एक्नॉलेज करोगे जब मैं अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को मार दूंगा, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं इसी मोमेंट में तुम्हें सरपास करूंगा। उसे फाइट करने के लिए जाता है, बहुत ज्यादा घमासान युद्ध होता है वहां पर, और उसके फादर उसका हाथ काट देते हैं। लेकिन थियो तब भी उससे फाइट करने के लिए जाता है, लेकिन एक बड़ी सी उड़ती हुई तलवार उसकी तरफ आती है और थियो के पेट में गड़ जाती है। और वो और किसी की नहीं बल्कि मैड एम्परर ड्रैगन की थी, जो कि अभी करंट जो फैमिली हेड है उसके फादर थे, मतलब थियो के ग्रैंडफादर। अब उसके बाद वहां पर एक और मिस्टीरियस फिगर आता है जो कहता है कि आज तक ऐसा किसी रिग्रेसर ने ट्राई नहीं किया था कि वो तुम पर आकर अटैक करे। और फैमिली हेड कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। उसके बाद फैमिली हेड थियो को उठाते उसे घर पर लेकर जाते हैं, और अगले दिन सारे अखबार में खबर छप जाती है कि 6th एयर आ चुका है। अभी तक 5 कंटेंडर्स थे जो कि फैमिली हेड बनने के लिए लाइन में थे, लेकिन अब वहां पर एक और नया कंटेंडर आ चुका है, और वो है थियो रैग्नार। अब आगे, और अब यहाँ पर एक वॉर शुरू हो चुकी है, क्योंकि स्काई ड्रैगन एड ट्रॉयवन ने ट्रॉयवन क्लैन की मदद से रैग्नार के खिलाफ बगावत की थी, और उसका अंजाम अब बहुत ज्यादा बुरा होगा। हमें पहला ही सीन दिखाया जाता है, इस पूरे सीजन का पहला सीन, और सोचो वो क्या हो सकता है। एक भाले पर एक सर लटका हुआ था जहां से फ्लैश जा चुका था, और सिर्फ वहां पर उसके बाल बचे थे। उसके बाद एक दीवार दिखाई जाती है, जिस पूरी दीवार पर सर ही सर गड़े हुए थे, हर जगह खून ही खून था, और उस दीवार के बाहर एक वार्निंग या फिर एक अनाउंसमेंट लिखी हुई थी। जो टाइम हमने दिया था, उस टाइम के अंदर ट्रॉयवन क्लैन अपनी अपील नहीं कर पाई, वो अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाई, तो आज से, इसी मोमेंट से वॉर डिक्लेयर होती है। उसके बाद हमें एक रूम दिखाया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा था, और एक राउंड टेबल के आसपास बहुत सारी चेयर्स थी। वहां पर सारे के सारे ड्रैगन्स बैठे थे, और उनमें से एक कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ट्रॉयवंस बहुत टाइम से ये सब कुछ प्लान कर रहे थे, और ये जगह थी 9 ड्रैगन्स का काउंसिल चेंबर। उनमें से एक और मेंबर कहता है कि जो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के वॉरलॉर्ड्स हैं, जो सबसे पावरफुल लोग हैं, वो बहुत ही सस्पिशियसली यहाँ वहां जा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। कोई हंसते हुए कहता है कि रेबेल्स की गैदरिंग कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं करती, हमें पता है कि हम उनके साथ अब भी वॉर पर जा रहे हैं, तो एक साथ मिले ना मिले, कुछ भी करे, क्या फर्क पड़ता है। तभी दूसरा इंसान कहता है कि तुम ऐसी सिचुएशन में भी कैसे हंस सकते हो, 9 ड्रैगन्स में से एक सीट खाली है, और वहां पर वो चश्मे वाला ओल्ड ड्रैगन बैठा होता है, जो कि थियो को नापसंद करता है, व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवलरी को नापसंद करता है, जो कि बहुत ही इविल टाइप है, जो कि पहले एक्सियोन रैग्नार की हेल्प कर रहा था। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, फैमिली हेड अभी के लिए बिल्कुल शांत है, और उन्होंने इस चीज पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन तब भी हम सक्सेशन को डिले नहीं कर सकते। स्काई ड्रैगन एड ट्रॉयवन की जगह यहाँ पर कौन लेगा, ये हमें डिसाइड करना ही होगा। और तभी दूसरा इंसान कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि इस डिस्कशन के लिए ये टाइम कुछ ज्यादा ही जल्दी है? लेकिन फिर वहां पर एक और ड्रैगन कहता है कि नहीं, मेरे हिसाब से ये परफेक्ट टाइम है। अगर सारे के सारे एयर्स के अंदर जो भी कंटेंडर्स है फैमिली हेड बनने के लिए, अगर उनमें लड़ाई हो गई है वो शुरू होने से पहले, तो वो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक होगा। और कोई उसका अपोज करते हुए कहता है कि अपनी घटिया जुबान बंद रखो, तुम इस टाइम पर ये बातें कैसे कर सकते हो? लेकिन वो फिर से कहता है कि वेरिएबल्स को मिनिमाइज करना यही हमारे लिए सही होगा। बताओ मैंने गलत क्या कहा है? और वो कहता है कि तुम कितने ज्यादा रूड हो। लेकिन तभी कोई हाथ उठाता और कहता है कि बस करो तुम दोनों। ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों को लेकर एक प्रॉपर गैदरिंग करनी ही पड़ेगी, मैं इन सारी चीजों को संभाल लूंगा। और हाँ, वैसे भी मुझे याद आया, एक सूटेबल इवेंट आ रहा है। हम ये सब कुछ डिसाइड करेंगे जब हम सब कुछ देख लेंगे, हर एक कंटेंडर को देख लेंगे, वो कैसा है, क्या करता है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है उसी गुफा का जहां पर थियो को लॉर्ड ब्रॉक मिला था। वो वहां पर प्रैक्टिस कर रहा था, हर जगह
लैंप रखे हुए थे जिसके ऊपर कैंडल्स थी, आसपास सोने के सिक्के ही सिक्के थे। थियो वहां पर प्रैक्टिस कर रहा था। हमें क्लोजअप दिखाया जाता है कि थियो का हाथ जुड़ चुका है, लेकिन अब भी वहां पर वो निशान है। उसने आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी और अपनी तलवार से प्रैक्टिस कर रहा था। एक क्लोजअप शॉट के बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके चेहरे पर पसीने आए हुए थे, वो बहुत ज्यादा थक चुका था, लेकिन उसके शरीर पर बहुत सारे निशान भी थे। वो जैसे अपनी तलवार को घुमाता है, वहां पर सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं। थियो धीरे धीरे आगे बढ़ता और किलिंग इंटेंट के साथ अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करता है। और जब थियो ये सब कुछ कर रहा था, वहां पर पीछे से एक आवाज आ रही थी कि मार दो, उन सबको मार दो, जो भी कुछ तुम्हारा है उन सबको ले लो, जो कुछ भी तुम्हारी डिजायर्स हैं सब कुछ तुम्हें मिलेगा, बस उन्हें मार दो। वो एक के बाद एक उसे प्रैक्टिस करता रहता है, कैंडल्स को बुझाता रहता है। फाइनली वो रुकता है। उसके शरीर पर बहुत सारे निशान थे जो कि क्लैन हेड से लड़ने के बाद उसके शरीर पर आए थे। ऐसा लगता है उसका शरीर ठीक तो हो गया है, लेकिन वहां पर उसके निशान हमेशा के लिए रह गए हैं। और थियो इस प्रैक्टिस के बाद थोड़ा सा अजीब फील कर रहा था, क्योंकि उसे ये सारी आवाजें सुनाई दे रही थी कि मार दो, मार दो, उन सबको मार दो। और वहां पर लॉर्ड ब्रॉक आती और कहती है कि ये तलवार अब भी तुम पर हावी होने की कोशिश कर रही है। क्यों, मैंने सही कहा ना? मैड एम्परर ड्रैगन की वो पर्सनैलिटी, वो ग्रज, वो अभी भी इस तलवार में है जो तुम पर हावी होने की कोशिश कर रही है। थियो अपने हाथ की तरफ देखता है जहां पर वो एनर्जी, वो डार्क एनर्जी अब भी निकल रही थी। वो कहता है कि हाँ, मुझे काफी टाइम हो गया है जब से फादर ने मुझे तलवार दी थी, मैंने काफी टाइम इसके साथ प्रैक्टिस की है, लेकिन तब भी वो ग्रज जाती नहीं है। वो अब भी मेरे दिमाग के साथ इंटरफेयर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं मैड ड्रैगन की इस ग्रज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब है। और ये फैक्ट कि जो तलवार मैं यूज कर रहा हूँ वो मैड ड्रैगन एम्परर की थी, ये मुझे थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग देती है। लेकिन फिर भी इसकी वजह से ही मैं मैड एम्परर ड्रैगन के रेल्म में देख पाया था कि वो क्या सोचता था, क्या करता था, उसका दिमाग किस तरह का था। और उसी टाइम पर लॉर्ड ब्रॉक उस कैंडल को उठाती है और जमीन में मार कर उसे जला देती है और कहती है कि ये नाम मैं कभी नहीं भूल सकती। मैड एम्परर ड्रैगन ही वो इंसान था जिसने मेरा दिल मेरे शरीर से निकाल लिया था। और थियो से कहता है कि हाँ, तुमने मुझे बताया था, लेकिन तब भी मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे ये तलवार क्यों दी है, क्योंकि मेरे दिमाग में अब भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। लेकिन तभी लॉर्ड ब्रॉक उसे कहती है कि ज्यादा मत सोचो, वरना तुम दोबारा से एक ऐसी जगह पर पहुंच जाओगे जिसके लिए तुम अभी तैयार नहीं हो। लॉर्ड ब्रॉक के पीछे वही एंशिएंट डीमन दिखाया जाता है जिसके खिलाफ ये पूरी पूरी जंग है, और जिसकी वजह से लॉर्ड ब्रॉक पिछले 1000 साल से यहाँ पर इस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट कर रही है। और उसे कहती है कि लास्ट टाइम भी जब तुमने उसे देखा तुम बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो गए थे, तो दोबारा से गलती मत करना। और उसके बाद लॉर्ड ब्रॉक उससे पूछती है, वैसे ये बताओ तुम्हारा हाथ ठीक हो गया है? और थियो कहता है कि हाँ, हाई प्रीस्ट की वजह से उन्होंने इमीडिएटली मेरे हाथ को जोड़ दिया था। यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा स्कार रह गया है, लेकिन मेरा हाथ पहले जैसा हो गया है। थियो उसकी तरफ देखता और कहता है, क्या तुम मेरे बारे में चिंता कर रही थी? और लॉर्ड ब्रो उसकी तरफ देखती है कि तुम मुझे घूर क्यों रही हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारा हाथ सही में ठीक हो चुका है, अब बहुत हुआ आज के लिए, अब तुम जा सकते हो। और ऐसा लगता है कि कोई और भी तुम्हें ढूंढ रहा है। और उसके बाद लॉर्ड ब्रो गुस्सा हो जाती है कि ये सब क्या है, तुम यहाँ पर आते हो, सब कुछ गंदगी करके चले जाते हो, मेरा नेस्ट है ये कोई कबाड़ खाना नहीं है, और इन सब का क्या मतलब है कि तुम यहाँ पर गंदगी करो और मैं इसे साफ करूं? और थियो कहता है कि मेरे पास इस बात के लिए कोई एक्सक्यूज भी नहीं है। उसके बाद हमें ये नहीं बताया जाता कि कौन सफाई करता है और कौन नहीं, बल्कि सीधा हम जाते हैं कमेलिया पैलेस, जहाँ पर थियो और उसकी मदर रहते हैं। और वहाँ टेबल पर एक इनविटेशन देखकर थियो कहता, अच्छा तो जो मुझे ढूंढ रहा था वो तुम थे। और वहां पर उसका पुराना दोस्त आ जाता, उसे कहता है, लॉर्ड थियो, क्या कहा आपने? आप अभी कुछ कह रहे थे। और थियो कहता, कुछ नहीं, बस मैं अपने आप से बात कर रहा था। अब सॉरी, लेकिन मैं इस कैरेक्टर का नाम भूल चुका हूँ, अगर तुम्हें याद है तो कमेंट्स में जरूर बताना। और थियो उस लेटर को देखता है कि एक इनविटेशन, और वो कहता है कि हाँ, जैसा कि आपको पता है कि ये इनविटेशन है बैंकेट एट डेफोडिल पैलेस, ये लेडी री रैग्नार के 18th बर्थडे के सेलिब्रेशन में है। और थियो का दोस्त उससे पूछता है कि वॉर हमारे डोर स्टेप्स पर है और उसके बाद भी हम एक बैंक्वेट में सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो भी बस एक प्रिंसेस के 18th बर्थडे को लेकर। और ठीक है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन तब भी क्या ये इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन होना चाहिए? और थियो से कहता है कि नहीं, हमारे दरवाजे पर वॉर आने वाली है, इसी वजह से इस इवेंट्स को इतना ग्रैंड होना चाहिए। ये सेलिब्रेशन जितना ग्रैंड होगा, जितना बड़ा होगा, उतना ही बेहतर होगा रैग्नार क्लैन के लिए। और ये सुनकर वो हैरान हो जाता है कि ये क्या बात हुई। और थियो से बताता है कि ट्रोयवन के बिट्रेयल के बाद रैग्नार क्लैन में जो इंटरनल बैलेंस है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। ट्रोयवन हमेशा से एक्सियोन रैग्नार को 6th सक्सेसर बनाना चाहता था, लेकिन उसकी जगह मैं 6th सक्सेसर बन गया, और अब वो थोड़े से ऊपर
नीचे नाराज हैं, कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग उदास हैं, कुछ लोग गुस्सा हैं। और तो और मैटर को और ज्यादा खराब करने के लिए 9 ड्रैगन्स में से एक ड्रैगन को अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि वो गद्दारी में इन्वॉल्व था। और ये बैंक्वेट, ये बर्थडे सेलिब्रेशन उसी को दिखाने के लिए है कि इतना कुछ होने के बाद भी रैग्नार क्लैन एक साथ है और स्ट्रांग है। और हाँ, ये एक और तरीका है कि 9 ड्रैगन्स एक दूसरे को परख सके, उनकी पावर कितनी है, उनकी पोजीशनिंग क्या है, और उसके साथ साथ जितने भी सक्सेसर हैं फर्स्ट से लेकर 6 तक, उन सबको देख सके कि कौन किस लायक है, कितना लायक है। और उसका दोस्त बहुत ज्यादा खुश होता है कि इसका एक डीपर पर्पस है, ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है। आप बहुत ज्यादा स्मार्ट है, जैसा कि आपसे एक्सपेक्ट किया था यंग लॉर्ड थियो। और वो पूछता है तो क्या तुम वहां पर जाओगे, और वो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। अगर वो मुझसे मिलने के लिए इतने ज्यादा उतावले हैं तो क्यों ना मैं उन्हें वहां पर जाकर दिखा ही दूं कि मैं हूं कौन, और मैं इस इवेंट को अटेंड जरूर करूंगा। उसके बाद हमें डैफोडिल पैलेस दिखाया जाता है, जहां पर ये बैंक्वेट हो रहा है। वहां पर बहुत सारे लोग आए थे, जो कि रैग्नार क्लैन और बाकी सारे मर्चेंट गिल्ड्स, ये जो भी होते हैं, जो भी हाई रैंकिंग फैमिलीज होती हैं, सब लोग वहां पर आए थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। और उनकी नजर जाती है अचानक से दरवाजे पर। वहां पर और कोई नहीं बल्कि थियो था। सब लोग कहते हैं फाइनली वो यहाँ पर आ चुका है, नया एयर, नया कंटेंडर, जो कि रैग्नार क्लैन का हेड बनने के लिए है। और वहां पर थियो रैग्नार पूरा ड्रेसअप होकर ऑरा फार्मिंग कर रहा था। और जब वो आगे जा रहा था तो वो मनी मन सोच रहा था कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, सबकी नजरें मेरी ही तरफ हैं। नेचुरली ये बर्थडे सेलिब्रेशन बस और बस एक प्रीटेक्स्ट है। असल में सब लोग यहाँ पर मुझे देखने के लिए आए हैं कि मैं कितना ताकतवर हूँ, मैं कैसा बिहेव करता हूँ। और अगर मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ना है, तभी कोई पीछे से आता और कहता है कि तुम अकेले नहीं बैठ सकते थे, और तुमने यहाँ पर आते ही तबाही मचा दी है। और थियो कहता है अच्छा। और पीछे से एक आदमी आता है और उसे सल्यूट करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था माय लॉर्ड। थियो पीछे मुड़ता और कहता है कि मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं था नेवन। शादी पर भी तुमने अपनी ये बियर्ड नहीं हटाई थी, लेकिन अब तुम देखो तुम कितने बढ़िया लग रहे हो। और नेवन कहता है कि वो दिन बस बहुत ज्यादा हेक्टिक था। अगर तुम्हें याद नहीं है तो ये नेवन बैकस है, जो कि बैकस फैमिली में से इकलौता इंसान बचा था और अब बैकस फैमिली का हेड बन चुका है। सब लोग उसे देखकर कहते हैं क्या ये वही है जो फैमिली से बच गया था, अब ये फैमिली हेड बन चुका है। सब कुछ कोलैप्स होने के बाद भी, जंग शुरू होने के बाद भी बैकस फैमिली सरवाइव कर पाई सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। और अब ये 6th सक्सेसर थियो रैग्नार को अपना लॉर्ड कहता है। और दूसरा इंसान कहता है कि चाहे कुछ भी हुआ हो, ये मेजर मर्चेंट गिल्ड्स में से एक है, जो कि रैग्नार फैमिली के पिलर्स हैं। और अब ये लॉर्ड थियो को अपना सब कुछ मानता है। नेवन पीछे मुड़ता और कहता है कि सारी बातें तुम्हारे ही बारे में है। और थियो से कहता है कि तुम यहाँ पर टाइम से आ गए और अब हमने यहाँ का मूड सेट कर दिया है। थियो बोलने ही लगता है कि अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, लेकिन तभी उसके पीछे कोई आता है और उसका ऑरा बहुत ही इंटेंस और मर्डरस ऑरा था। और वो पीछे जाकर कहता है अच्छा तो तुम हो थियो रैग्नार। थियो और नेवन दोनों ही शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी वो अपने आप को शांत करते हैं। और वो इंसान पीछे खड़ा होकर कहता है कि मैं बिलीव करता हूँ कि ये हमारी पहली मीटिंग है, तो मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दो। मैं हूँ 5th सक्सेसर। थियो उसकी तरफ घूरता, वो एक दूसरे को घूरते रहते हैं। और थियो के मन में चल रहा था कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये पहले मुझे अप्रोच करेंगे, ये देखने के लिए कि मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ। और अपना नाम बताता है, मैं हूँ थॉरकिल रैग्नार, कमांडर ऑफ ब्लैक आयरन कैवलरी। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता और सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। एट लास्ट ये दोनों मिल ही गए। द फॉर्मर लीडिंग एयर, जो कि सबसे आगे था, और अब जो नया एयर आया है थियो रैग्नार, वो दोनों अपना हाथ मिलाते हैं। और थॉरकिल रैग्नार एक स्माइल के साथ उसे कहता है कि इतना गार्डेड अप रहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मैं सब यहाँ पर देखने के लिए आया था कि 6th सक्सेसर होगा कैसा। और वैसे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि वो बचकाना एक्सियोन रैग्नार 6th नहीं है। और थियो उसे देखकर सोच रहा होता है कि जैसा ये सब लोग कहते कि तुम्हारा इंप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़िया है, बल्कि एग्जाम्पलरी है, लेकिन उसके बाद सीरियस होता है कि रैग्नार में जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज किया जाता है, सिर्फ ताकतवर को इज्जत दी जाती है, वहां पर क्या ये सच में सिर्फ मुझसे मिलने आया है? अपने राइवल को, अपने दुश्मन को इतने खुशी खुशी मिलना क्या कोई नॉर्मल बात है? वो दोनों हाथ मिलाते हैं और थियो कहता है ये एक ऑनर है तुमसे मिलने का, कमांडर ऑफ ब्लैक आयरन कैवलरी थॉरकिल रैग्नार। मैं हूँ थियो रैग्नार, व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड से।
और वो हंसने लगता है। अच्छा, तो तुम लाइन को ऐसे ड्रॉ करते हो, और उसके बाद वो अपनी पावर दिखाने लगता है जो कि बहुत ज्यादा इंटेंस थी और थियो को दबा रही थी। और अपनी पावर दिखाते हुए कहता है कि हम में से जो यंगेस्ट है वो फॉर्मेलिटी के बारे में इतनी ज्यादा केयर करता है, इन एटिकेट्स की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से मुझसे बात कर सकते हो। और ये कहते कहते वो उसे दबा रहा था, अपनी एनर्जी दिखा रहा था, और उसे कहता है कि तुम मुझे भाई कह सकते हो। और थियो हंसने लगता, स्माइल करने लगता है और कहता है ये है असली रैगनार का तरीका। और तब उसकी ब्लू इंटेंस एनर्जी शुरू होती है, और अब वो उसकी एनर्जी को रेजिस्ट करता है और कहता है ठीक है, अगर तुम मुझे इतने कंफर्टेबली बात करने के लिए कह रहे हो तो मैं आज से तुम्हें अपना भाई बुलाऊंगा। और उसे दिखाता है कि थियो रैगनार किस मिट्टी का बना है। और अब वहां पर पूरे बैंक्वेट के बीच में वो दोनों तबाही मचा रहे थे, वो दोनों अपनी इंटेंस एनर्जी दिखा रहे थे कि वो किस मिट्टी के बने हैं। अब जब ये सब कुछ हो रहा था उससे थोड़ी देर पहले वहां पर दो इंसान और आते हैं, जो कि था होकस लैंकस और उसकी बहन। वो दोनों वहां पर आते हैं और होकस बहुत ज्यादा परेशान था कि यार ये सूट मुझे पहनने के लिए क्यों दिया है, मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है। लेकिन उसकी बहन कहती है कि इसे पहने रहो, ये एक प्रॉपर बैंकेट है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, तुम यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आए हो, और ये तुम्हारी वजह से तुम ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करते रहते हो कि हमारी फैमिली का नाम इतना खराब है। सब लोग ये कहते हैं कि हमारी फैमिली बारबेरियंस की तरह है, जिन्हें कुछ नहीं आता बस और बस लड़ना आता है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि होकस इतना ज्यादा गर्मी फील कर रहा था कि वो मेल्ट होने लगता है, और वो दोनों पीछे देखकर सोचते हैं कि सब लोग यहाँ पर पहले ही आ चुके हैं, और वो और कोई नहीं बल्कि थियो रैगनार का पुराना दोस्त और साथी रेमिंगटन नार्सियो, जो कि थियो के साथ बहुत पहले था, और अब वो भी यहाँ पर आया है। और वो कहता है ऑफ कोर्स, अब जब तुम सब यहाँ पर आ गए हो तो मुझे भी तो आना ही पड़ेगा। वो उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों कैसे हो, बहुत टाइम बाद मिले हो। और होकस उसे सीधा पॉइंट की बात करता है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर एक सेलिब्रिटी की तरह हो, वेस्ट में तुम्हारा बहुत ज्यादा नाम है, और मैंने सुना है कि जो एंसेस्टर ड्रैगन है तुम उसे काफी अच्छे से चैलेंज कर रहे हो। लेकिन वो बस बहुत ज्यादा हम्बल बिहेव करता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि रूमर्स बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड होते हैं, कोई भी कुछ भी कह देता है। फिर उन दोनों से पूछता है तुम दोनों में से किसी ने बाय चांस थियो को देखा है। वेल, वो सिर्फ थियो नहीं कहता, वो यंग लॉर्ड थियो कहता है। अभी ऐड करना या बताना इसलिए जरूरी है, ये दिखाने के लिए कि आगे जो कॉन्फ्लिक्ट आने वाला है उसमें कौन थियो के साथ होगा और कौन थियो के अगेंस्ट होगा। क्योंकि मैं उससे पूछना चाहता था कि व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड कैसा काम कर रही है, क्या वो ठीक है या नहीं है। लेकिन पीछे से तभी एक लड़की आती है और वो कहती है थियो, लेकिन तभी रेमिंगटन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहता है माय अपॉलॉजीज। वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी, लॉर्ड री, जिसका बर्थडे आज सेलिब्रेट हो रहा था। और वो कहता है कि ये सोचना कि आपके अलावा यहाँ पर किसी की बात होगी, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी होगी, आप इस पार्टी सेलिब्रेशन की स्टार है। लेकिन वो इस बात पर ज्यादा गुस्सा नहीं होती, बल्कि सीधा चलती रहती है और कहती है कि चिंता मत करो, मुझे पता है कि ये सेलिब्रेशन किस वजह से हुआ है, सब लोग देखना चाहते हैं कि सिक्स्थ सक्सेसर आखिरकार है कौन और वो कैसा है। और तभी वो नोटिस करती है कि उसका वाइन ग्लास हिल रहा था। उसके बाद सबकी नजर जाती है सामने, जहां से एनर्जी का बूस्ट आ रहा था। वो चारों उसी डायरेक्शन में देखते हैं और वहां पर होकस लैंका की बहन कहती है मुझे बस ये मत कहना कि वो थियो है। और होकस कहता है कि इस पूरे पूरे पैलेस में, इस पार्टी में कोई अगर ऐसा सीन क्रिएट कर सकता है तो वो थियो ही होगा और कोई नहीं। पार्टी और इस बैंक्वेट के बीचों बीच वो दोनों भाई खड़े होकर फिफ्थ और सिक्स्थ सक्सेसर एक दूसरे को देख रहे थे कि किसमें कितनी पावर है। वो दोनों हाथ मिला रहे थे, अपनी पावर दिखा रहे थे। लेकिन तभी जो उसका बड़ा भाई था, जो फिफ्थ सक्सेसर था, वो कहता है कि मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। लेकिन थियो से कहता है कि तुम हार मानते हो, और वो कहता है कि तुम जीत गए। लेकिन थियो कहता है कि मैं कैसे जीत गया, क्या तुम मुझे जीतने दे रहे हो। और वो कहता है कि नहीं, मैंने जो कहा वो बिल्कुल सिंसियर था। मुझे पता है कि एकदम से सरेंडर कर देना सामने वाले की इंसल्ट हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें इंसल्ट नहीं करना चाहता था। मैंने जो कहा वो बिल्कुल सिंसियर है। अगर जिस एज में तुम हो उस एज में मैं होता तो मैं तुमसे हार जाता। लेकिन थियो अब भी सीरियस फेस के साथ उसे देखता है कि ये कुछ ज्यादा ही तारीफ है, और वो स्माइल करता है और कहता है कि अपने छोटे भाई को देखकर जो कितना मैग्निफिसेंट है उससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। उसके बाद वो वाइन का ग्लास ऊपर करता है और टोस्ट करता है कि सब लोग अपना ग्लास रेज करो नए रैगनार के लिए। और सब लोग रैगनार के नाम पर चीयर्स करते हैं और वहां पर पार्टी सेलिब्रेशन शुरू होता है। और उसके बाद वो थियो की तरफ देखता है और कहता है तो कैसा था तुम्हारा डेब्यू एज अ न्यू सक्सेसर। थियो से थैंक यू ब्रदर कहता है, लेकिन उसके बाद थियो के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और उसे रियलाइज होता है कि ये मेरी तारीफ क्यों कर रहा था। वो इस चीज के लिए एम कर रहा था, वो अपनी मार्शल प्राउएस, अपनी पावर सॉलिडिफाई कर रहा था। वो दिखाना चाहता था कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी पोजीशन, उसकी पावर
किस लेवल तक है, और मुझे एक्नॉलेज करने के बाद सब लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं। सिर्फ पावर होना जरूरी नहीं है, लोग तुम्हें पसंद करें वो भी जरूरी है। इसे दोनों चीजों का पता था और इसने बहुत ही इंटेंशनली ये सब कुछ किया था, मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए। और इसी वजह से जो पूरे बैंक्वेट का मूड था, एटमॉस्फेयर था, जो कि मैंने नेवन की मदद से कैप्चर किया था, अब वो सारा का सारा इसके फेवर में शिफ्ट हो गया है। और इसका नाम है थॉरकिल रैग्नार। हमें थॉरकिल रैग्नार दिखाया जाता है जिसके हाथ में वाइन का ग्लास था, चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन तब भी उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। चाहे वो सोशली कैसा भी अपने आप को दिखाए, चाहे उसका एक्सटीरियर बहुत ही बढ़िया हो, लेकिन अंदर से वो उतना ही चालाक और स्ट्रांग है। उसके बाद थियो के सारे दोस्त उसके पास आते, वो हंसते हैं, मजाक करते हैं, और वहां पर होकस कहता है कि तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारी स्वॉर्ड बनूंगा। और होकस की बहन वहां पर परेशान थी कि ये सारा का सारा मैं ना जो रिलीज कर रहा था वो थियो ही था। तो ये पीछे से बहुत सारे लोग उसे देख रहे थे कि उनमें से कुछ लड़कियां भी थी जो सोचती हैं कि इस एज पर इस लेवल पर पहुंचना बहुत ही कमाल की बात है। ये अभी तक मैरिड तो नहीं है, ना इसका कोई फियांसे है, तो क्या ये शायद हमारी बेटी के साथ। वहां पर बहुत कुछ चल रहा था और ये गैदरिंग हुई भी इसलिए थी, लेकिन ये गैदरिंग एक और चीज के लिए हुई थी। लेकिन वहां पर पूरी पार्टी के दौरान एक और इंसान था जो कि ऊपर से खड़ा होकर सारी चीजों को देख रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि 9 ड्रैगन्स में से एक था जो कि थियो को बिल्कुल नापसंद करता है, और वो रेलिंग पर हाथ मारता है कि ये क्या हो गया। वो सोच रहा था कि उसके हाफ ब्रीड होने की वजह से, मतलब वो एक इलेजिटिमेट सन था, इस वजह से, इस एक्सक्यूज से वो थियो को पार्टी से बाहर निकाल देगा, उसकी बेइज्जती कर देगा। लेकिन थॉरकिल रैग्नार वहां पर बीच में आता, उसे एक्नॉलेज कर लेता है, जिसकी वजह से उसका प्लान फेल हो जाता है। और वो यही कहता है किसी बेवकूफ को बीच में आना था और मेरा प्लान बर्बाद कर दिया। और उसको इस चीज से बहुत ज्यादा दिक्कत थी कि वो बास्टर्ड जिसे वो हाफ ब्रीड कह रहा था वो कैसे फैमिली अफेयर्स में अपनी टांग अड़ा रहा है, क्योंकि इस ड्रैगन के हिसाब से प्योर ब्लड ही सब कुछ होता है, जो इलिजिटिमेट चाइल्ड होते हैं वो कुछ नहीं होते। और उसे थियो से इतनी ज्यादा नफरत थी कि उसका पेट खराब होने लगता है कि मुझे उल्टी आ रही है। और तभी वो देखता है, उसे कोई आवाज आती है, वो दूसरी तरफ मुड़कर देखता है, बाहर 2 लड़कियां बहुत ज्यादा खुश थी, और ये और कोई नहीं बल्कि एवेलिन और व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवलरी की एक और मेंबर थी जो कि हंस रही थी, बहुत ज्यादा खुश थी। और ये देखकर वो ड्रैगन कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर कदम रखने की। और बाहर वो दूसरी मेंबर एवेलिन की तारीफ कर रही थी कि वो टीम लीडर, आप बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो, ये ड्रेस आप पर बहुत अच्छी लग रही है। और एवेलिन कहती है क्या सच में? और वो कहती है कैप्टन, मैंने आज तक कभी आपकी झूठी तारीफ की है नहीं, तो सच में आप बहुत अच्छी लग रही हो। एवलिन अपनी तरफ देखते हुए कहती मैं क्यूट लग रही हूँ, लेकिन उसके बाद वो भागने लगते कि नहीं ये सब कुछ नहीं चलेगा, मैं दोबारा से अपनी यूनिफॉर्म पहन रही हूँ। और उसका हाथ पकड़कर कहती है कि लीडर आप यूनिफॉर्म नहीं पहन सकती, एक बैंक्वेट है, एक वॉर नहीं है, और मैं आपको जाने नहीं दूंगी, तो चुपचाप मुझे फॉलो करिए। लेकिन तभी वहां पर कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रेंज होता है। कोई आता है और एवलिन के चेहरे पर वाइन फेंक कर मारता है और कहता है कि वो बास्टर्ड अकेला ही काफी है मेरा मूड खराब करने के लिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम भी यहाँ पर आ गई। और पीछे से वही ओल्ड ड्रैगन आ रहा था जो कि 9 ड्रैगन्स में से एक है, जो थियो से नफरत करता है। और उसकी आवाज सुनकर न जाने क्यों एवलिन कांपने लग जाती है, और वो गुस्से में उनके पास खड़ा होकर कहता है कि तुम रेंगती हुई यहाँ पर क्यों आई हो, मुझे जवाब दो। लेकिन जो उसकी टीम मेंबर होती है वो उस पर गुस्सा करने लग जाती है, तुम 9 ड्रैगन्स हुए तो क्या हुआ, तुम्हें तब भी कोई हक नहीं है इसे ऐसे बर्ताव करने का। लेकिन एवलिन उसका हाथ पकड़ती और कहती है कि मैं ठीक हूँ। और उसकी टीम मेंबर कहती है लेकिन टीम लीडर वो बहुत ज्यादा रूड था। और एवलिन उसे कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मेरे लिए प्लीज कुछ मत करना। उससे भीख मांगती है कि इसे कुछ मत बोलना। और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती क्योंकि ये पहली बार था जब उसने अपनी टीम लीडर को इतना डरा हुआ देखा था। आज तक उन्होंने बहुत कुछ फेस किया है, लेकिन वो कभी भी अपनी टीम लीडर के चेहरे पर डर नहीं देख पाई थी। तो सोचती है कि आखिरकार इस ओल्ड ड्रैगन ने एवलिन के साथ किया क्या होगा जिसकी वजह से ये इतनी डर गई है। अब वो ओल्ड ड्रैगन दोबारा से उनके आगे आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि आज के बाद यहाँ पर कभी मत दिखाई देना। और उसके बाद वो एवलिन का हाथ पकड़ता और कहता है कि ये क्या है, और उसका मैकेनिकल हाथ उखाड़ देता है। और एवलिन तब भी कुछ नहीं कर पाती, लेकिन उसकी टीममेट चिल्लाती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तब भी उसका हाथ उखाड़ देता है और उसे कुचल देता ताकि वो दोबारा से ज्वाइन भी ना हो सके। और उसे कहते तुम्हें क्या लगा था इस खिलौने को अपने शरीर के साथ जोड़ लेने से तुम्हारी बाकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, पास्ट बदल जाएगा, चीजें वैसी ही हो जाएंगी जैसे पहले थी। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तुम कचरा हो तुम्हारी जिंदगी भी वैसी होनी चाहिए, तुम्हें रहना भी वहीं चाहिए, तुम्हें यहाँ पर आने का कोई हक नहीं है। और अगली बार अगर तुम मेरे सामने आई तो मैं तुम्हें कुचल कर उसी कचरे में फेंक दूंगा।
अब एवलिन वहां से डर कर भाग जाती है या फिर वो बहुत ज्यादा एम्बेरस्ड होती है, लेकिन उसकी टीममेट वहीं पर होती है। वो टीम लीडर के लिए चिल्लाती है लेकिन वो रुकती नहीं है, और पीछे से वो ओल्ड ड्रैगन कहता है कि फाइनली यहाँ से बदबू जानी शुरू हो गई है। और उसकी टीम मेंबर कहती कि मैं ये सारे के सारे इंसिडेंट को ऑफिस ऑफ लॉ में रिपोर्ट करूंगी, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें पता चलेगा कि रैग्नार का रूल क्या है। और ऑफिस ऑफ लॉ के नाम से वो हंसने लग जाता है कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और उसकी टीम मेंबर बस वहां पर खड़ी रहती है क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती। ना तो वो ओल्ड ड्रैगन को चैलेंज कर सकती है, ना ही ऑफिस ऑफ लॉ में जाके रिपोर्ट कर सकती है। और एवलिन वहां से भागती हुई जा रही थी और वो मनी मन सोच रही थी कि जैसा मैंने पहले सोचा था, ऐसी जगह मेरे लिए है ही नहीं, मैं कभी भी वहां पर वापस नहीं जा सकती। मैंने एक बार इस ओवरवेलमिंग पावर को हराने की कोशिश की थी लेकिन मैं हार गई थी। उसके बाद हमें एवलिन का चाइल्डहुड दिखाया जाता है, जहां पर यही सेम ओल्ड ड्रैगन उसे कहता है कि एक और बार अगर तुमने मुझे फादर कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जैसे कि थियो एक इलिजिटिमेट चाइल्ड था क्लैन हेड का, वैसे ही एवलिन है, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ अलग है। ये ओल्ड ड्रैगन उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता और वो प्योर ब्लड को ही सब कुछ मानता है। और उस टाइम पर ओल्ड ड्रैगन ने एवलिन को कहा था कि भाग जाओ यहाँ से और कभी भी मेरे सामने मत आना। उसके बाद एवलिन वहां से भाग गई थी और वो अब भी यही सोच रही थी कि तब से लेके आज तक कुछ नहीं बदला। लेकिन तभी वो भागते भागते किसी से टकराती है, और ये और कोई नहीं बल्कि व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवलरी का लीडर था। और शुरुआत में वो नोटिस नहीं करता कि एवलिन रो रही है, वो बस पूछता है कि तुम वापस कहाँ भाग रही हो, बैंक्वेट उस तरफ है। लेकिन वो एवलिन को रोते हुए देखता और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। उसके बाद उसका ध्यान जाता है उसके मैकेनिकल आर्म पर, जो अब उसके साथ नहीं है। उसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग खुश थे, सब लोग पार्टी कर रहे थे, और वही सीन जहाँ पर उसके सारे दोस्त थियो से मिलने के लिए आते हैं। लेकिन तभी वहां पर किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और सबका ध्यान वहां पर जाता है। थोरकिल रैग्नार, थियो रैग्नार, बाकी सारे इंपॉर्टेंट लोग जो भी वहां पर थे, वो एक आवाज को सुनते और ये और कोई नहीं बल्कि ओल्ड ड्रैगन है। वो दर्द से चिल्ला रहा था क्योंकि कोई उसका हाथ पकड़कर तोड़ देता है। और इस टाइम पर ओल्ड ड्रैगन कुछ नहीं कर पाता। वो कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो या तुमने क्या किया है। तुम व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवलरी के कैप्टन होगे लेकिन तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जूलियस रैग्नार वहां पर उसकी एक बात नहीं सुनता, जैसे ओल्ड ड्रैगन ने एवलिन की बात नहीं सुनी थी, और उसका हाथ तोड़ देता है। ड्रैगन हार्ट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि थियो को देखने के लिए कि वो कैसा है, किस तरह का इंसान हो, कितना ताकतवर है, उसे एक बर्थडे पार्टी में बुलाया जाता है, जो कि एक बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन होती है, ये दिखाने के लिए कि रैग्नार क्लैन अभी भी ठीक है। और वहीं पर बहुत कुछ होता है। फिफ्थ सक्सेसर जो कि होता है थॉरकिल रैग्नार, वो थियो को टेस्ट करता है और उसके बाद सबको ये दिखाता है कि वो कितना बेहतरीन है। और थियो को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर सिर्फ पावर नहीं बल्कि पॉलिटिक्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और जब सारे दोस्त वहां पर खुश थे ही, तभी वहां पर किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। लेकिन उसके पीछे एक रीजन होता है कि जो ओल्ड ड्रैगन होता है वो एवलिन को जाता है, उसे टॉन्ट करता है, बुरा भला बोलता है, और उसके साथ साथ उसका जो मैकेनिकल आर्म होता है उसे उखाड़ देता है, क्योंकि वो उसी की सौतेली बेटी थी। और ओल्ड ड्रैगन ब्लड लाइन को, प्योर ब्लड को ही सब कुछ मानता है। लेकिन अब एवलिन भागते हुए जाती है और वहां पर उसे जूलियस रैग्नार मिलता है, व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवलरी का लीडर। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, वो देखता है कि उसके हाथ के साथ क्या हुआ है। वो वापस आता है और ओल्ड ड्रैगन का हाथ मोड़ देता है, और उसके बाद जब वो चिल्लाता है कि तुम क्या कर रहे हो, उसका हाथ तोड़ देता है। अब आगे, अब ओल्ड ड्रैगन दर्द से चिल्ला रहा था क्योंकि उसका हाथ टूट चुका है और वेल वो डिजर्व भी करता है। लेकिन जूलियस रैग्नार तब भी उसका हाथ छोड़ता नहीं है, वो तब भी उसे और ज्यादा स्क्वीज करता रहता है। और अब वो ओल्ड ड्रैगन कहता है कि तुम्हें रियलाइज भी हो रहा है कि तुमने क्या किया है, तुम व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवलरी के कैप्टन हो। और जूलियस गुस्से में पागल हो चुका था। वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, अगर तुम कभी भी इसके आसपास आए तो मैं वही हालत तुम्हारी करूंगा। अब जूलियस रैग्नार फाइनली उसका हाथ छोड़कर और पीछे जाकर कहता है कि तुम्हें पता है ना तुमने अभी अभी क्या किया है, तुमने रैग्नार को बिट्रे किया है। और तभी वो सारे गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इस क्रिमिनल को अभी पकड़ लो। और तभी या तभी वहां पर इंपीरियल गार्ड्स आते हैं और जूलियस रैग्नार को घेर लेते हैं। अब ये फाइट बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर लॉ काउंसिल ने कदम रख लिया है। उन सब की तलवारें जूलियस रैग्नार की तरफ होती हैं और वो कहते हैं, कैप्टन ऑफ व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवलरी जूलियस रैग्नार, हम आपको यहाँ पर डिटेन करने के लिए आए हैं क्योंकि आपने एल्डर ड्रैगन हेड ऑफ काउंसिल को नुकसान पहुंचाया है। हम आपका कोऑपरेशन चाहते हैं। लेकिन जूलियस बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ, उसकी एक आंख लाल थी, और गुस्से में कहता है कि अगर मैं रिफ्यूज करूं तो तुम क्या करोगे। और जैसे ही जूलियस रैग्नार ये कहता है, इंपीरियल गार्ड्स के चेहरे पर पसीने आने शुरू हो जाते क्योंकि उन्हें पता था कि वो जूलियस रैग्नार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो यहाँ पर 6 आ जाए या फिर 600, उसे खरोच तक नहीं
लगा पाएंगे। और जूलियस रैगनार कहता है कि रैगनार के लॉज में ये लिखा है कि अगर तुमने कोई कसम खाई है तो तुम उसे पूरा करोगे, तुम्हें हमेशा अपने वर्ड्स को अपहेल्ड करना पड़ता है। और 4 साल पहले मैंने कसम खाई थी, मैंने अपनी जुबान दी थी इस बूढ़े आदमी को कि अगर आज के बाद इसने कभी भी एवेलिन को हाथ लगाया तो मैं वही हाल तुम्हारा भी करूंगा। और ये कहते ही वो अपना ओमिनस ऑरा वहां पर रिलीज करते, जिसकी वजह से इंपीरियल गार्ड्स वहीं पर फ्रीज हो जाते हैं और अब वो आगे बढ़ने लगता है। और दूसरी तरफ थियो को ये सारी न्यूज मिलती है जहां पर वो कहता है क्या हुआ, डीमन ड्रैगन ने एल्डर ड्रैगन का हाथ तोड़ दिया है, लेकिन क्यों। और तब थियो सोचता है कि एक इंस्पेक्टर या फिर इंपीरियल गार्ड वहां पर कुछ नहीं कर पाएगा, हमें जल्दी से वहां पर भाग कर जाना चाहिए। और थियो भागते हुए सोच रहा था कि ये मेरी प्रीवियस लाइफ में कभी नहीं हुआ था, लेकिन क्यों। वो सोचता है और तब उसे रियलाइज होता है कि एवेलिन अब सारी चीजें सेंस कर रही हैं। एवेलिन एक इलिजिटिमेट चाइल्ड थी, बिल्कुल मेरी तरह। वो वुल्फगैंग रैगनार यानी ओल्ड ड्रैगन की बेटी थी, लेकिन वुल्फगैंग रैगनार के लिए प्योर ब्लड या फिर ब्लड लाइन ही सब कुछ है। इसीलिए वो बहुत ही डेस्परेटली चाहता था कि वो एवेलिन को भगा दे, क्योंकि उसकी लेगेसी पर, उसकी फैमिली पर, उस पर एक दाग थी। वो उसे रैगनार क्लैन से बाहर भगाना चाहता था, लेकिन डीमन ड्रैगन वहां पर आता है, उसके टैलेंट को देखता है और उसे कहता है कि मैं आज से तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हें ट्रेन करूंगा और व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवलरी में तुम्हें जगह दूंगा। और इसी वजह से वुल्फ गैंग का यानी ओल्ड ड्रैगन का प्लान फेल हो गया था। अब एवेलिन टैलेंटेड तो थी ही, वो धीरे धीरे रैंक्स को राइज करती गई और बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंस हासिल की। उसके बाद वो अपनी यूनिट की कैप्टन भी बन गई थी, जिसकी वजह से ओल्ड ड्रैगन को ये लग रहा था कि उसका ये दाग दोबारा से दुनिया के सामने ना आ जाए, तो उसने अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश की। लेकिन एवेलिन तो मरी नहीं, बल्कि उसका हाथ कट गया था। और ओल्ड ड्रैगन ने उस इंसिडेंट को ये दिखाने की कोशिश की कि उससे गलती हो गई थी। अब वो सरवाइव तो कर गई थी, लेकिन उसका एक हाथ जा चुका था, जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटीज फुलफिल नहीं कर सकती थी, ड्रैगन राइड नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से उसे रिटायरमेंट लेनी पड़ी। और उसके बाद वो मैनेज करने लगी थी ट्रेनिंग हॉल 4 को, जहां पर थियो उसे मिला था। मेरी पिछली लाइफ में ना तो कभी ऐसी सेलिब्रेशन हुई थी, ना ही ऐसा बैंक्वेट हुआ था, और ना ही ये इंसिडेंट कभी हुआ था। एवेलिन को कभी वो मैकेनिकल आर्म नहीं मिला था, और ना ही कभी वो वापस आई थी, ना ही वो कभी ऐसी पार्टी में आई थी, और ना ही ये लड़ाई हुई थी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरे रिग्रेशन की वजह से। और अगर ये मेरी वजह से हुआ है तो यही सही होगा कि मैं वहां पर जाकर सारे सिचुएशन को हैंडल करूं। अब जूलियस रैगनार को इतना गुस्से में देखकर वो ओल्ड ड्रैगन कहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, जरा देखो, इस सीन को देखो, कैसे डीमन ड्रैगन उस इंसान को मारने के लिए आ रहा है जो रैगनार को सेफगार्ड करता है। उसके पसीने छूट रहे थे, उसे डर लग रहा था, वो अपनी पोस्ट के पीछे, लोगों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा क्लियरली नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी इज्जत भी दांव पर है। वो ये नहीं दिखा सकता कि वो कायर और डरपोक है। और वहां पर लोग बात करने लग जाते हैं कि अपनी अथॉरिटी को यूज करना, जो कि 9 ड्रैगन्स को मिली है, जो कि फैमिली हेड ने दी है, वहां पर एक और दूसरे ड्रैगन को ऐसे थ्रेटन करना, क्या ये आउटराइट गद्दारी नहीं होगी। और जूलियस रैगनार उसे कहता है, गंदी नाली के कीड़े, तुझे क्या लगता है अपनी पावर को अब्यूज करना, ये वर्ड्स तेरे मुंह से अच्छे तो नहीं लगते, तूने सारी जिंदगी और किया ही क्या है। लेकिन तभी थियो अपना हाथ ऊपर करता है और कहता है कि आप दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं और कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं। आपकी इस छोटी सी गर्मा गर्मी की वजह से मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त का बर्थडे खराब हो रहा है, जो कि एक सेलिब्रेशन हो रहा था। अब यहाँ पर डर का माहौल है, तो क्यों ना हम इस चीज को यहीं पर खत्म कर दे। और इस टाइम पर थियो के सारे दोस्त बहुत ज्यादा टेंस थे, उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि रैगनार्स हैं, ये रैगनार्स पागल होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और थियो कहता है कि रैगनार का एक लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन है, द डुअल ट्रायल, क्यों ना हम उससे इस चीज का फैसला करें। और ओल्ड ड्रैगन तभी के तभी वही डरपोक और कायर वाली हरकत करता और कहता है, नॉनसेंस, डीमन ड्रैगन ने क्लियरली मेरा हाथ तोड़ दिया है, सारी गलती उसकी है, यहाँ पर जितनी भी चीजें गलत हुई है वो सब कुछ इसकी वजह से हुआ है, तो इसे सजा मिलनी चाहिए, ट्रायल की कोई जरूरत ही नहीं है। थियो बहुत ही कामली कहता है कि आपके वर्ड सही हो सकते हैं, लेकिन आप में से कोई नहीं चाहेगा कि ये पूरी चीज और ज्यादा बड़ी हो जाए, और आई होप इस चीज में तो आप मुझसे अग्री करेंगे। और तभी वहां पर एक मिस्टीरियस फिगर आती है, लॉर्ड ऑफ डेफोडियल पैलेस। उसकी प्रेजेंस जैसे ही ओल्ड ड्रैगन को महसूस होती है, वो बिल्कुल डर जाता है, और वो धीरे धीरे ओल्ड ड्रैगन के पास आती है और कहती है कि मेरी बेटी के बर्थडे सेलिब्रेशन में तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। और यहाँ पर सिर्फ 9 ड्रैगन्स में से ये 2 ड्रैगन्स नहीं थे, बल्कि ये भी उन 9 ड्रैगन्स में से एक थी, आइस ड्रैगन नाइल रैगनार टॉन, लॉर्ड ऑफ डेफोडियल पैलेस। और तभी वो ओल्ड ड्रैगन पीछे मुड़ता और कहता है, माय लॉर्ड,
आई एम श्योर आपने देखा होगा कि अभी अभी जूलियस ने क्या किया है, लेकिन वो अपना हाथ ऊपर करती है और कहती है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं तुम्हारी इस छोटी सी लड़ाई के बारे में कुछ भी सुनूं। इन छोटी मोटी लड़ाइयों के बारे में मुझे मत बताओ। मुझे इसके बारे में ना कुछ सुनना है ना देखना है। यहाँ पर मेरी बेटी के बर्थडे का सेलिब्रेशन है और वही होगा। अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम इस लड़के की बात मानो और डुअल करो। और अब थियो उसके पीछे खड़ा था और वो कहती है तो जल्दी से इसे सेटल करते हैं जैसा कि इस लड़के ने सजेस्ट किया, और ये मेरी फाइनल मर्सी होगी। इसके बाद मैं कोई भी दया नहीं दिखाऊंगी। मैं ये कर रही हूँ वो भी बहुत बड़ी बात है। इससे एक कदम आगे और मेरा पेशेंस खत्म हो जाएगा। और वहां पर सब लोग बात करने लग जाते कि एक डुअल ट्रायल। उन सबको लग रहा था कि ओल्डर ड्रैगन के लिए ये बहुत ज्यादा एडवांटेजियस है, क्योंकि वो अपने रिटायरमेंट की एज पर भी सारे इंस्पेक्टर्स को, सारे इंपीरियल गार्ड्स को कंट्रोल करता है, और वो सारे के सारे हाई लेवल, बहुत ही हाईली ट्रेन्ड स्वॉर्ड्समैन है। और ओल्ड ड्रैगन को भी यही लगता है कि डीमन ड्रैगन जूलियस रैगनार ही जीतने के बारे में सोच सकता है और वो मुझे हरा सकता है। लेकिन इस चीज के रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल है और इससे मुझे कोई डिसएडवांटेज नहीं है, उसे सारा डिसएडवांटेज है। जो दो मेन लोग होते हैं वो बिल्कुल लास्ट में लड़ते हैं। उससे पहले की दो लड़ाइयां रिप्रेजेंटेटिव लड़ते हैं। मैं अपनी टीम में दो बंदे चुनूंगा, वो दो बंदे चुनेगा, उसके बाद वो दोनों लड़ेंगे, और अगर उससे फैसला नहीं होता है तब हम दोनों के लड़ने की बारी आएगी। और ओल्ड ड्रैगन बहुत ज्यादा श्योर होता है कि उसके रिप्रेजेंटेटिव कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके पास है ही क्या, एवलिन जिसका एक हाथ टूट चुका है, और दूसरा थियो जो कि मुश्किल से या शायद गलती से सिक्स्थ सक्सेसर बन चुका है। अगर एक्सियोन जिंदा होता तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। और वो थियो को कुछ नहीं मानता क्योंकि वो भी एक इलिजिटिमेट चाइल्ड है, और वो प्योर ब्लड को ही सब कुछ मानता है। उसे लगता है कि जो प्योर ब्लड होता है वही ज्यादा ताकतवर होता है। और अब वो स्माइल के साथ सोचता है कि मेरी बारी तो आएगी ही नहीं। पहली दो फाइट मेरे रिप्रेजेंटेटिव या मेरे टीम मेंबर जीत लेंगे और पहले दो डुअल्स में ही फाइट खत्म हो जाएगी। और अब फाइनली जो ओल्ड ड्रैगन होता है वो कहता है कि ठीक है, एक प्योर कॉन्टेस्ट से डिसाइड होगा कि सही क्या है गलत क्या है। सब लोग वहां से दूसरी लोकेशन पर जाने लगते हैं जहां पर ये डुअल ट्रायल होगा। और थोरकेल रैगनार ये सारी सिचुएशन को देखकर नोटिस कर रहा था और सोचता है कि जितना मैंने थियो रैगनार से एक्सपेक्ट किया था ये उससे ज्यादा ही है। जहां तक मुझे डीमन ड्रैगन का गुस्सा पता है वो इस जगह पर तबाही मचा देता और ये सारी की सारी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती। जितनी अभी हुई है उससे लाख गुना ज्यादा खराब हो जाती। और जो ओल्ड ड्रैगन है वो इस चीज का फायदा उठाकर उसे पॉलिटिकली तबाह कर देता। अगर थियो बीच में ना आया होता, थियो ने बहुत जल्दी एक तरीका निकाल लिया जिससे दोनों ही लोग अग्री कर जाए और ये सारे सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए, और ये काफी एंटरटेनिंग हो सकता है। उसके बाद सब लोग उस मेंशन से बाहर आ जाते हैं जहां पर एक फाइटिंग ग्राउंड था, और वहां पर कोई अनाउंस करता है कि डुअल ट्रायल शुरू होता है। वो सारे रूल्स पढ़ता है कि फेयरनेस को इंश्योर करने के लिए कोई भी इंसान अपना मैना यूज नहीं करेगा, मतलब मैजिक यूज नहीं किया जा सकता। ये प्योरली एक स्वॉर्ड्समैन की फाइट होगी। उसके बाद कहा जाता है कि यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो रैग्नार्स लॉ से प्रोटेक्टेड होगा और वो हमेशा के लिए यहीं पर रहेगा। और इसके बाद कोई भी रिवेंज नहीं होगा, चाहे तुम जीतो या फिर हारो, तुम दूसरे इंसान से बदला नहीं लोगे। और वो दोनों इस बात पर कसम खाते हैं। और अब जो अनाउंस कर रहा था इंपीरियल गार्ड कहता है कि ठीक है, बहुत बढ़िया, अब फर्स्ट कॉम्बैटेंट या फर्स्ट जो लड़ने वाला है वो आगे आ जाओ। अब एक तरफ जहां पर थियो था वहां पर एवलिन खड़ी थी, इसका हाथ टूट चुका था और वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। दूसरा थियो और तीसरा था ऑब्वियसली जूलियस रैगनार। अब थियो अपनी तलवार को अनशीद करता है और वो फाइनली उस तलवार को निकालता जो कि उस पर हावी होने की कोशिश कर रही थी। और ऑडियंस में से उसके सारे दोस्त उसके लिए चीयर कर रहे थे। और होकस लैंका की बहन वहां पर चिल्ला कर थियो से पूछती है, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो, क्या तुम ठीक हो? और उसके सारे दोस्तों के चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट दिखाई दे रही थी। और वो बात करते हैं कि इसका ओपोनेंट कमजोर तो नहीं लग रहा है, आखिरकार ये इतना ज्यादा स्ट्रांग क्यों है? जहां पर एक्सप्लेन किया जाता है कि एल्डर ड्रैगन का ये एड है, यानी राइट हैंड मैन, जिसका नाम है गेल स्वॉर्ड बेटा। और उसके बाद वो ओल्डर ड्रैगन अपने उस राइट हैंड मैन के पास जाता और कहता है कि इस लड़ाई में तुम्हारे जो किलिंग अटैक्स होते हैं उन्हें रोकना मत, कंटिन्यू करना।
और वो कहता है कि आप चाहते हैं कि मैं थियो को मार दूं, लेकिन वो एक सक्सेसर का कैंडिडेट है। और ओल्ड ड्रैगन उसके और पास आता है और कहता है कि चिंता मत करो, यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो रैग्नार लॉ से प्रोटेक्टेड होता है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और अगर तुम उसे मार नहीं सकते तो कम से कम उसका एक हाथ काट कर जरूर लाना। और जूलियस रैग्नार थियो से पूछता है क्या तुम सच में इस चीज को लेकर श्योर हो कि तुम ये करना चाहते हो? और थियो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ। उसके बाद हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूलियस रैग्नार थियो से माफी मांग रहा था कि मेरे इस गुस्से की वजह से तुम भी इस चीज में घसीट लिए गए हो। और उससे वो पूछता है क्या तुम सच में बिल्कुल श्योर हो कि तुम मेरे लिए लड़ना चाहोगे? और थियो कहता है कि जैसा कि आपने कहा, एक रिप्रेजेंटेटिव एक से ज्यादा फाइट भी लड़ सकता है, तो आपको किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं दोनों फाइट्स में जीत कर आऊंगा। और हाँ, मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। और अब जब डुअल शुरू होने वाला था, वो कहता है कि इस पूरी पूरी चीज के साथ मैं आप दोनों के लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रजेस को खत्म करना चाहता हूँ। और अपनी तलवार लेकर तैयार होता है फाइट करने के लिए। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा? क्या थियो पहली फाइट जीतेगा? अगर वो जीता तो क्या सेकंड फाइट जीतेगा? हाँ या ना कमेंट्स में जरूर बताना। ड्रैगन हार्ट के लास्ट एपिसोड में थियो को एक इनविटेशन आता है जो कि उसका एक पुराना दोस्त लेकर आता है। उससे पूछता है कि इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन क्यों हो रहा है जबकि तुम्हारे दरवाजे पर एक वॉर आई हुई है। और थियो उसे समझाता है कि ये दो रीजन से हुआ है। एक कि हमारे दरवाजे पर वॉर है, इसीलिए इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन जरूरी है ताकि लोगों को ये पता चल सके कि रैग्नार क्लैन अभी भी अंदर से बिल्कुल स्ट्रांग है। और दूसरी चीज ये कि बाकी सारे जो एयर हैं, जो मुझसे पहले 5 एयर्स बने थे, उन सबको ये जानना है कि मैं कितना ताकतवर हूँ और मैं कैसा इंसान हूँ। वो वहां पर जाता है, सब लोग उसी की तरफ देख रहे थे। उसके बाद वहां पर नेवन आता है जो कि एक और टॉपिक बन जाता है डिस्कशन का, क्योंकि उसकी पूरी क्लैन वाइप आउट हो गई थी क्योंकि वो रैग्नार के खिलाफ बगावत कर रहे थे। लेकिन वो सिर्फ एक इकलौता बचा था और अब वो थियो रैग्नार को, जो कि 6th एयर है, उसे अपना लॉर्ड बोलता है। और सब लोग उसकी तरफ देख ही रहे थे, तभी वहां पर थॉरकिल रैग्नार आता है जो कि 5th एयर होता है। वो दोनों एक दूसरे को अपनी पावर दिखाते हैं और फाइनली उसे एक्नॉलेज करता है। उसके बाद वहां पर एक और बहुत बुरी चीज होती है। जो ओल्ड ड्रैगन होता है वो थियो को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन उसके साथ साथ वो वहां पर एवलिन को देख लेता है। वो एवलिन के पास जाता है, उसकी इंसल्ट करता है, उसका हाथ तोड़ देता है। अब वो भागती हुई जाती है, लेकिन वहां पर उसे एक और इंसान मिलता है जो कि होता है व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवलरी का कैप्टन जूलियस रैग्नार। वो वापस जाता है, ओल्ड ड्रैगन का हाथ तोड़ देता है और कहता है कि 2 साल पहले मैंने कसम खाई थी, तुम अगर इस लड़की के साथ कुछ करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगा। उसका थियो को समझ में आता है कि वो उसकी इलिजिटिमेट चाइल्ड है और उसे बस प्योर ब्लड से मतलब होता है, इसीलिए वो एवलिन से नफरत करता है। और 2 साल पहले उसने एवलिन को मारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसका हाथ कट गया था। अब लेकिन थियो वहां पर आता है और बीच में इंटरफेयर करके कहता है कि हम डुअल ट्रायल की मदद से इसी का फैसला करेंगे कि कौन सही था कौन गलत था, जहां पर दोनों ही कंपेटिटर्स मतलब ओल्ड ड्रैगन और मैड ड्रैगन जूलियस रैग्नार दोनों ही अपने 2-2 फाइटर्स भेजेंगे, वो लड़ेंगे। अगर उसमें फैसला हो जाता है तो ठीक है, वरना वो दोनों वहां पर आकर लड़ेंगे। अब जूलियस रैग्नार की तरफ से थियो जाता है और ओल्ड ड्रैगन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसे लग रहा था कि इसके पास फाइटर्स ही कौन से, एक एवलिन है जिसका एक हाथ टूटा हुआ है और दूसरा ये जो गलती से एयर बन गया है। और ओल्ड ड्रैगन अपने एक कंपेटिटर वो कहता है कि देखो, मैं इस लड़के को पहले से हटाना चाहता था, तुम वहां पर जाना और थियो को मार देना। लेकिन वो कहता है कि ये रैग्नार क्लैन का 6th एयर है। लेकिन ओल्ड ड्रैगन उसे कहता है कि इस फाइट में जो कुछ भी होता है वो रैग्नार लॉ से प्रोटेक्टेड होता है, और अगर तुम उसे मार ना पाओ तो कम से कम उसका हाथ पैर या कुछ तो काट के लाना। अब आगे थियो अपने फाइटिंग स्टैंस में बिल्कुल तैयार था। वो अपनी तलवार को अनशीथ करता है और वहां पर विसल ब्लो होती है। वो दोनों ही अपनी तलवार लेकर लड़ने के लिए तैयार थे। वो दोनों ही अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ एक दूसरे पर जंप करते हैं और फुल स्पीड में एक दूसरे पर अटैक करते हैं। उनकी तलवार आपस में टकराती है और वहां पर एक शॉक वेव पूरी तरफ फैल जाती है। लेकिन वो दोनों ही इस टाइम पर, इस अटैक पर इवनली मैच थे और उसी अटैक की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ी शॉकवेव तो होती है, एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो दोनों ही पीछे चले जाते हैं। अब जो थियो का कंपेटिटर होता है वो पीछे तो जाता है, लेकिन तभी एक चुटकी में वहां से गायब हो जाता है और थियो देखता है कि वो कहाँ है। लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे सीरीज ऑफ अटैक होते हैं, वो भी थियो के ऊपर। वो बहुत जल्दी बहुत ही स्पीड में उसकी तरफ आता है, एक के बाद एक उस पर अटैक करता है और थियो इस टाइम पर डिफेंसिव पोजीशन में चला जाता है जहां पर वो बस अपने आप को डिफेंड कर रहा था। लेकिन अब उसके कंपेटिटर के चेहरे पर पसीने आ रहे थे क्योंकि थियो सक्सेसफुली अपने आप को डिफेंड कर रहा था। ऐसा एक भी मूव नहीं था जो वो मिस कर रहा था
और वो सोच रहा था कि मैं एक हाई रैंकिंग स्वॉर्ड्समैन हूँ, तब भी ये एक मिड लेवल स्वॉर्ड्समैन जो कि अभी अभी बना है, वो मुझे कड़ी टक्कर दे रहा है। ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है। हालांकि ये बात सच है कि हम मैना का यूज नहीं कर रहे हैं और सिर्फ प्योर रो स्ट्रेंथ और स्किल्स पर लड़ रहे हैं, लेकिन तब भी ये मानना मुश्किल है कि ये मुझे चैलेंज कर रहा है। और उसके बाद वो सोचता है कि अच्छा, तो ये डिफरेंस होता है एक सक्सेसर में और एक हाई रैंकिंग स्वॉर्ड्समैन में, लेकिन तब भी वो कहता है कि इसमें अब भी बैटल एक्सपीरियंस नहीं है। वो अचानक से एक अटैक करता है और जो जमीन पर पत्थर गिरा होता है वो उसकी तरफ चला जाता है। थियो उसे रोकने के लिए अपना हाथ आगे करता है और उस एक सेकंड में वो फुल पावर से रेड ग्लोइंग आईज के साथ अपनी फुल पावर से उस पर अटैक करता है। और वो सोचता है कि ये सक्सेसर तो बन गया है, लेकिन बैटल एक्सपीरियंस वो उम्र के साथ ही आता है जो कि सिर्फ मेरे पास है। और अब उसकी तलवार थियो के कोट में जाकर लगती है और अब वो बिल्कुल उसकी गर्दन के पास पहुंचने वाली है। अब वो कहता है कि माना कि तुम सक्सेसर हो, इसी वजह से मैं तुम्हें कम से कम दर्द के साथ मौत दूंगा। और अब वो तलवार बिल्कुल उसकी गर्दन के 1 इंच दूर पहुंच चुकी है। अब ये बेवकूफ जहां पर ये कह रहा था कि मैं तुम्हें कम से कम दर्द के साथ मौत दूंगा, वहां पर थियो उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज करता है। और जब तलवार बिल्कुल उसके ऊपर होती है तब उसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है कि तुम क्या कह रहे थे, मुझे मारोगे। और ध्यान से देखो, उसके ब्लेड में उसका रिएक्शन दिखाई दे रहा था कि इस बेवकूफ बच्चे ने मेरे अटैक को डॉज कैसे किया। क्या इसे पहले से पता था कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, या फिर ये जानबूझकर मुझे एक ओपनिंग दे रहा था कि मैं उस पर अटैक करूं। और अब थियो जल्दी से, अब उसका हाथ दूर जा चुका है तो वो दोबारा से अटैक नहीं कर सकता था। थियो दोबारा से नीचे झुकता है और अब वो उस पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन थियो बीच में ही रुक जाता है। वो उसे ये दिखाता है कि मैं तुझ पर अटैक कर सकता हूँ, लेकिन तब भी मैं अपने आप को रोक रहा हूँ। और उसी चीज का फायदा उठाकर वो पीछे चला जाता है। और अब उसके ओपोनेंट के चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था कि अगर वो वहां पर नहीं रुकता तो मैं आज मरा हुआ होता। लेकिन क्यों, वो रुक क्यों गया? लेकिन इस टाइम पर थियो के मन में या फिर उसके पूरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो अपने सर पर हाथ रखता और सोचता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। उसके आसपास बहुत ही ऑमिनस ब्लैक ऑरा आ जाता है, जो कि उसका तो बिल्कुल नहीं था। उसके अंदर से एक आवाज आती है कि मार दो, सबको मार दो, जिन्होंने भी तुम्हें अकेला छोड़ा था, जिन्होंने भी तुम्हारा मजाक उड़ाया था, सबको मार दो। लेकिन थियो बस किसी तरीके से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे हैं कि कोई उसे फोर्स करने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं और बार बार उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लाइन आ रही है कि मार दो, सबको मार दो। और जब थियो अपनी इस इनर स्ट्रगल से जा रहा था, उसी टाइम पर उसका ओपोनेंट देखता है कि वो बिल्कुल ऐसे ही खड़ा है, ओपनिंग्स हैं। क्या वो दोबारा से सेम ट्रिक यूज करने वाला है कि वो एक ओपनिंग दिखाकर मुझे अपने पास बुलाएगा और उसके बाद मुझ पर अटैक करेगा? लेकिन अब वो चिढ़ जाता है कि एक लिमिट होती है जिस लिमिट तक तुम अपने सामने वाले ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट कर सकते हो। तुम मुझे इतना नीचा नहीं दिखा सकते। क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक ही ट्रिक 2 बार मुझ पर काम करेगी? और अब वो अपने गुस्से में पागल होकर जंप करता है और अपनी तलवार से फुल फोर्स में थियो की गर्दन पर अटैक करता है। थियो अभी भी अपने चेहरे पर हाथ रखकर अपने मेंटल स्ट्रगल से जा रहा था। वो कहता है कि मैं दोबारा से तुम्हारी ट्रिक में फंसने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारी ट्रिक को तुम पर ही यूज करूंगा। लेकिन तब भी थियो अचानक से अपनी तलवार को ऊपर करता है और उसके अटैक को रोक लेता है। और अब वो हैरान होता है कि इसे हो क्या गया है, ये इतने वियर्ड मूव कैसे कर सकता है, ये मेरे अटैक को ब्लॉक कैसे कर सकता है। ये सिर्फ एक मिड रैंकिंग स्वॉर्ड्समैन है और कुछ नहीं। इस टाइम पर मुझे नहीं पता कि वीडियो कितने मिनट की हुई है, लेकिन मुझे पूरा प्रोसेस शुरू किए हुए 58 मिनट्स हो चुके हैं। और इसी का एक छोटा सा व्लॉग तो मैं रिकॉर्ड कैसे करता हूँ, मैं क्या इक्विपमेंट यूज करता हूँ, वेल तुम बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाओगी कि मैं क्या यूज करता हूँ। उसके अलावा जो भी तुम्हारे सवाल थे, जो भी तुम्हारे कमेंट्स थे पिछले कुछ महीनों में, उसके बारे में हम एक पूरी डिस्कशन करने वाले हैं कि इस अक्टूबर मंथ में हम क्या क्या चीज नई ट्राई करेंगे, क्या क्या नया आने वाला है। ग्लोबल फ्रीज की जो सीरीज अनाउंस की थी उसके बारे में क्या चल रहा है, वो पूरी एक डिस्कशन की कहां पर क्या हो रहा है। अब उसके दुश्मन के चेहरे पर दिखाई देता है कि वो बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था, लेकिन थियो के मन में चल रहा था कि ये एंडलेस चीज जो मुझे मारने के लिए कह रही है हो क्या रहा है। लेकिन थियो की आंखें लाल थी और शायद वो इंस्टिंक्ट उस पर भारी पड़ जाती है। लेकिन थियो तब भी उसे कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, मैं इस सारी सिचुएशन को खुद हैंडल करूंगा। और वो एक ही अटैक में उसके दोनों हाथ और दोनों पैर काट देता है, बस 1 सेकंड और वो इंसान से
मुर्दा बन जाता है। थियो की आंखों में प्योर किलिंग इंटेंट दिख रहा था, लेकिन उसके दुश्मन के चेहरे पर बस शौक था। उसे अभी तक रियलाइज भी नहीं हुआ था कि उसके शरीर के साथ हुआ क्या है। अब जब उसे रियलाइज होता है कि उसके शरीर के साथ हुआ क्या, वो चिल्लाता है और अब थियो एक और पावरफुल स्लैश उस पर करता है। लेकिन उस पावरफुल स्लैश की वजह से आधा स्टेडियम टूट जाता है, वहां पर हर जगह तबाही मच जाती है और स्लैश सीधा जा रहा था वहां पर। वो आइस ड्रैगन खड़ी हुई थी, लेकिन वो किसी तरीके से आइस से उस अटैक को ब्लॉक करती है और ये देखकर वो भी हैरान थी कि ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था, ये सच में आउटस्टैंडिंग था। और ये सब कुछ तब था जब वो मैना का यूज नहीं कर रहा था। उसके बाद हमें एक क्लियर पिक्चर दिखाई जाती है कि उसके एक पावरफुल स्लैश से क्या हुआ था, और क्राउड में भी वहां पर ये सारी बातें हो रही थी कि इसके पास इतनी ज्यादा पावर है, वो भी बिना मैना के यूज किए हुए। और फिर हमें थियो को ओपोनेंट दिखाया जाता है जिसके हाथ और पैर जा चुके हैं और वो फाइनली इस दुनिया से जा चुका है। अब जो इंपीरियल गार्ड होता है वो वहां पर आता है और कहता है कि अब ये मर चुका है और इस राउंड का विनर है थियो रैग्नार। फर्स्ट राउंड के विनर बनते हैं जूलियस रैग्नार। और जब वो थियो रैग्नार का नाम लेता है, थियो का चेहरा देखने वाला होता है। उसकी आंखें ग्लो कर रही थी, उसके आसपास वही ओमिनस ब्लैक हो रहा था और वो धीरे धीरे अपने आप को काम डाउन करता है और वो सोचता है कि ये सेंसेशन क्या थी। जो ग्रज मुझे हमेशा फील होती है, जिसके बारे में मैंने पहले ही बात की थी, ये उससे बिल्कुल अलग थी, बहुत ज्यादा अनयूजुअल थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई चीज मुझे गाइड कर रही है ये सब कुछ करने के लिए। और जब मैंने अपने आप को इंटरेस्ट कर दिया या फिर उस गाइडेंस के हवाले कर दिया, तो वो एक बहुत ही अलग सेंसेशन थी और मैं अपनी पूरी पावर को फाइनली अनलीश कर पाया था। और उसके बाद थियो स्माइल करता है कि अपने आप को उस ग्रजेस के हवाले कर देना बहुत ही खतरनाक आइडिया है, लेकिन अगर मैं इन ग्रजेस को प्रॉपरली कंट्रोल कर पाता हूँ तो मैं फाइनली सारी पावर का यूज कर पाऊंगा और इतना स्ट्रांग बन पाऊंगा कि मैं अपनी किस्मत को, मेरी जो किस्मत में लिखा हुआ है, उसे चेंज कर पाऊं। थियो फाइनली अपनी हाथ की तरफ देखता है कि मैं और ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। उसके बाद अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि वहां पर थियो जीत चुका है, अब सेकंड राउंड शुरू होगा। वो दोनों के दोनों फाइटर्स को आगे आने के लिए कहता है और वहां पर जो डिफेंस होता है, मतलब जो थियो की टीम होती है, वो कहते हैं कि हम कंसेक्यूटिव बैटल्स करेंगे, मतलब थियो सेकंड राउंड में भी लड़ेगा। और ये देखकर वो ओल्ड ड्रैगन बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो सोच रहा था कि इतना ज्यादा एरोगेंट कैसे हो सकता है कि इसे ये लगता है कि मेरे ये दो टॉप फाइटर्स को हरा पाएगा, ये सिर्फ एक हाफ ब्लड है और कुछ नहीं। अब थियो वहीं पर खड़ा होता रहा, उसके सामने उसका सेकंड ओपोनेंट आता है और पहला ओपोनेंट होगा जो कि एक हाई रैंकिंग स्वर्ड्समैन था, लेकिन तब भी वो कुछ ज्यादा इंप्रेसिव नहीं था। लेकिन अब जो उसके सामने आया वो है उसका असली ओपोनेंट, और वो थियो को आकर चैलेंज नहीं करता, उसे नीचा नहीं दिखाता, बल्कि वो कहता है ये यंग ब्लड ऑफ रैग्नार, मैं तुमसे एक असली प्रॉपर फाइट चाहता हूँ। उसका टाइटल होता है स्वॉर्ड ऑफ मिस्टिक। फॉर्मर ड्रैगन गेट स्वॉर्ड्स मास्टर पेज गैरिसन और लैंकस ब्रदर और सिस्टर इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे कि वो बिना मैना के यूज के इतनी बड़ी तलवार को उठा सकता है। खास करके होकस और उसकी बहन बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। और उसके बाद वो थियो के दोस्त की तरफ देखती है और उससे पूछती है कि तुम इतनी ज्यादा चिंता में क्यों हो, और वो कहता है कि मुझे चिंता में होना चाहिए। और वो कहता है कि तुम्हें ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचना नहीं चाहिए, बस तुम थियो के बारे में सोचो। अगर वो जीत नहीं भी पाता है तब भी ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा। लेकिन वो उसे करेक्ट करता और कहता है कि नहीं, इस बार शायद ये अलग हो सकता है, शायद इस बार थियो मर सकता है, क्योंकि उसका ओपोनेंट कोई नॉर्मल हाई रैंकिंग स्वर्ड्समैन नहीं है, ये एक एल्डर है जो कि पहले एक बहुत ही हाई रैंकिंग पोस्ट पर तो था ही, उसके साथ साथ इसे थियो की एज से ज्यादा एक्सपीरियंस है। जितने थियो की एज है उससे डबल ईयर्स पे इसने स्वॉर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस की है, उससे कहीं ज्यादा इसने लोगों को मारा है। और अब हमें उस एल्डर के चेहरे पर डिटर्मिनेशन दिखाई देती है कि वो यहाँ पर बस ऐसी खेलने के लिए नहीं आया, बल्कि वो यहाँ पर बिना फेलियर के थियो को मारने के लिए आया है। जहां पर थियो ने वो क्रेटर बना दिया था, उस ग्राउंड में जो निशान बना दिया था, उसी के साइड से वो एल्डर आता है अपनी बड़ी सी तलवार लेकर। दोबारा से वो इंपीरियल गार्ड विसल बजाता है कि सेकंड मैच शुरू होता है, और तभी के तभी थियो हाथ उठाता है और कहता है कि मैं हार मानता हूँ। और उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन देखने वाले थे। जो थियो रैग्नार अभी तक गुस्से से पागल हो रहा था, उसके चेहरे पर ओमिनस ऑरा था, लाल आंखें थी, अब वो बिल्कुल स्टूपिड बच्चे की तरह कहता है कि मैं हार मान लेता हूँ। और ये देखकर जो सामने वाला एल्डर होता है वो शॉक हो जाता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम हार मानते हो। और थियो नीचे मुंह करता है और एक हल्की सी स्मर्क के साथ कहता है कि एक मिड रैंकिंग जो स्वॉर्ड्समैन है वो एक एल्डर का मुकाबला कैसे कर सकता है।
मुझे आपसे फाइट करने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि हम दोनों में से अगर लड़ेंगे तो कौन जीतेगा। मैं आपके कंपैरिजन में एक दूध पीता बच्चा हूँ। और वो शौक में अपनी तलवार नीचे रख देता है कि ये हुआ क्या है, मैं यहाँ पर लड़ने के लिए आया था, मैं उम्मीद कर रहा था कि ये मुझसे लड़ेगा, मैं किसी तरीके से मार दूंगा, लेकिन वो वहां से चला गया। और फिर अनाउंसमेंट होती कि सेकंड राउंड का विनर है पेज गैरिसन। इसका मतलब दोनों टीमों में एक एक विक्ट्री हो चुकी है। अब जूलियस रैगनार और जो ओल्ड ड्रैगन था उन दोनों को यहाँ पर आकर लड़ना होगा। और सारी जो ऑडियंस में लोग होते हैं वो थियो की तारीफ करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? उसने अभी अभी हार मानी और लोग उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। वो कहते हैं लॉर्ड थियो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक हैं। उन्होंने पहले से ये प्लान किया था कि वो एक मैच जीतेंगे, दूसरे में हार मान लेंगे, जिससे जूलियस रैगनार को मौका मिलेगा अपना बदला लेने का। क्योंकि मैट ड्रैगन का हाथ टूटा हुआ और वो वैसे भी फिजिकल कॉम्बैट में जूलियस रैगनार के आसपास भी नहीं आता। और अब जो ओल्ड ड्रैगन था उसके चेहरे पर पसीने आने लग जाते हैं कि ये सक्सेसर, इसकी ऐसी तैसी, ये हाफ ब्लड, इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे साथ पॉलिटिक्स करेगा। और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि थियो जैसा इंसान जो कि एक हाफ ब्लड, जो उसकी नजरों में कुछ नहीं है, वो इतना ज्यादा आगे का सोच सकता है। और एवलिन उस टाइम पर ओल्ड ड्रैगन को देखती है और वो सोचती है कि इतना डरा हुआ मैंने ओल्ड ड्रैगन को आज से पहले कभी नहीं देखा था, या फिर इतना डरा हुआ मैंने फादर को आज से पहले कभी नहीं देखा। और जब थियो वापस जाता है वहां पर एवलिन उसे सॉरी बोलने लगती है कि माय लॉर्ड सॉरी, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन थियो उसे कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार ये बहुत ज्यादा नेचुरल है कि कॉमरेड्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और उसके बाद जूलियस रैगनार कहता है कि एवलिन बहुत ही ध्यान से देखना, इस टाइम पर मैं उन्हें टुकड़ों में काट कर आऊंगा, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या गलती की है। एवलिन मनी मन सोचने लगती है और स्माइल करती है कि कैसे जो वो पहली बार जूलियस से मिली थी वो कितना ज्यादा खुश था। वो कहते हैं कि एवलिन नार्विल, तुम व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवलरी को ज्वाइन क्यों नहीं करती, बल्कि तुम्हें इसे ज्वाइन करना चाहिए, तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम बस ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकती। और उसके बाद उसे वो टाइम याद आता जब वो थियो को ट्रेन कर रही थी और जूलियस दोबारा से उसके पास आया था और उसे कहता है कि तो क्या हुआ कि अगर तुम्हारा सीधा हाथ काम नहीं कर रहा है, तुम्हें वापस आना होगा, अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करना होगा। उसका थियो की बात याद आती है जब थियो ने उसे स्वॉर्ड बनने के लिए एक्सेप्ट किया था। और अब थियो कहता है कि मैं तुम्हारी लॉन्ग स्टैंडिंग विश को पूरा जरूर करूंगा कि तुम्हें अपने फादर से यानी ओल्ड ड्रैगन से बदला लेना था, वो तुम जरूर ले पाओगी। और एवलिन अपने कोट को पकड़ती और सोचती कि ये दोनों मेरे बारे में कितनी ज्यादा केयर करते हैं और मैं यहाँ पर हूँ जो अपनी पुरानी यादों से बाहर भी नहीं आ पा रही है। मैं अपने फादर को फेस नहीं कर पाती हूँ, मैं हमेशा उनके डर में रहती हूँ। और कैसे दूसरे मेरे लिए फाइट कर रहे हैं कि मैं अपने पास से, अपने ट्रॉमा से बाहर आ सकूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रही। उसके बाद वो कहती है कैप्टन मुझे कुछ कहना है। जूलियस जा रहा था और पीछे मुड़कर देखता है कि हाँ बताओ तुम्हें क्या कहना है। और अपना कोट उतार कर फेंकती है और कहती है कि इस फाइट को मैं खुद लड़ूंगी, इस जजमेंट को मैं खुद डिलीवर करूंगी और मेरे पास ऐसा कुछ है जो मुझे उसे कुछ कहना है, और वो भी बिल्कुल उसके सामने खड़ा होकर। उसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि फाइनल थर्ड राउंड आ चुका है। डुअल ट्रायल का थर्ड राउंड डिसाइड करेगा कि आगे क्या होगा। दोनों ही फाइटर्स आगे आ जाओ। वहां से वो ओल्ड ड्रैगन अपने हाथ पर पट्टी बांध कर आगे आता है लड़ने के लिए। उसके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था और आगे बढ़ते वक्त वो सोच रहा था कि बस और बस उस इलिजिटिमेट चाइल्ड थियो की वजह से, उस गधे की वजह से हम थर्ड राउंड पर आ गए। अब मेरे पास कोई इज्जत भी नहीं बची है बचाने के लिए। मैं जूलियस से जरूर हार जाऊंगा और फिर मुझे मानना पड़ेगा कि मैं गलत था। उसके अलावा मेरे दो फाइटर्स हार चुके हैं और अब वो बस अपनी लास्ट डिग्निटी को बचाने के लिए सोच रहा था कि अगर मुझे मरना भी पड़ा तब भी मैं जूलियस का एक हाथ या पैर तो जरूर काट कर जाऊंगा। लेकिन तभी वहां पर जो डैफोडिल पैलेस की लॉर्ड होती है वो आती है और कहती है कि कोर्ट डिफेंस की ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है। डिफेंस अपना थर्ड फाइटर चेंज करना चाहती है। और ये सुनकर मैड ड्रैगन बहुत सा हैरान होता है कि वो अपना थर्ड फाइटर चेंज करना चाहती है, लेकिन क्यों? क्योंकि उनके पास जूलियस रैगनार है जो उन तीनों में से ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके पास ही सबसे ज्यादा चांसेस है कि वो मैड ड्रैगन को हरा सकता है। लेकिन तभी वहां पर एवलिन आती है जिसका एक मैकेनिकल हाथ जा चुका है। वो अपने दूसरे हाथ में तलवार लेकर आती कि मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगी। और वहां पर वो ओल्ड ड्रैगन फाइनली खुश होता है और हंसने लग जाता है कि ये अबसर्ड है, तुम मेरा मुकाबला करोगी। ब्रेवरी दिखाने की भी एक लिमिट होती है, उसके बाद वो बेवकूफी बन जाती है और तुम सब के सब बेवकूफी कर रहे हो। तुम आगे क्या करने वाले हो? क्या दया के लिए भीख मांगोगे कि मुझे मारो मत, मुझे जाने दो? लेकिन एवलिन अपनी तलवार तैयार करती और कहती कि जो भीख मांगेगा, जो गिड़गिड़ाएगा, वो हो तुम, हम नहीं।
और वो सबके सामने उसे फादर कहकर बुलाती है, जिससे वो गुस्से से पागल हो जाता है, क्योंकि यही चीज वो नहीं चाहता था कि वो दुनिया के सामने ये कहे कि वो उसकी बेटी है। अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स देखने हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एवलिन पर अटैक करता है ओल्डर ड्रैगन। वो उसका जो प्रोस्थेटिक आर्म होता है वो उखाड़ देता है, फिर वो भागते हुए जाते हैं। फिर वहां पर जूलियस रैगनार आता है, उसे कहता है कि ये सब कुछ किसने किया है। वो ओल्डर ड्रैगन का हाथ जाकर तोड़ देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जो तुम इसके साथ करोगे वही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। उसके बाद वहां पर एक दूसरे को अक्यूज करने लगते हैं, लेकिन फिर फैसला होता है कि डुअल से फैसला होगा कि कौन सही कौन गलत, कौन गिल्टी कौन नॉन गिल्टी। वहां पर 3 फाइट्स होती है, लास्ट में लड़ेंगे जूलियस रैगनार और ओल्डर ड्रैगन। तो पहले मैच में थियो जाता है और थियो वहां पर जाकर अपने ओपोनेंट को हरा देता है। दूसरी फाइट में उसका ओपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसीलिए वो माफी मांग लेता है और कह देता है कि मैं हार मानता हूं, ताकि तीसरी फाइट में जूलियस रैगनार, जो कि व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवेलरी का कैप्टन है, और ओल्डर ड्रैगन जिसने एवलिन पर हमला किया था, उन दोनों का मैच हो सके। अब वो होने ही वाला था और ओल्डर ड्रैगन सोच रहा था कि यार ये थियो कितना घटिया है, उसकी वजह से अब मुझे इससे फाइट करनी पड़ेगी। और उसे पता था कि वो जूलियस रैगनार से हार जाएगा, लेकिन तभी वहां पर एवलिन कहती है कि मैं इससे लड़ूंगी। और ओल्डर ड्रैगन उसे देखकर कहता है कि बेवकूफी की भी हद होती है, तुम्हें क्या लगता है तुम इस हालत में और तुम मुझे हरा सकती हो, अब आगे। ओल्डर ड्रैगन हंसते हुए कहता है अब आगे क्या होगा, क्या तुम भीख मांगोगी कि मुझ पर रहम करो। लेकिन एवलिन अपनी स्वॉर्ड लेकर आती है और कहती है कि जो भीख मांगेगा और जो गिड़गिड़ाएगा वो मैं नहीं, वो तुम होगे, फादर। और वो जैसे ही उसे फादर कहती है वो गुस्से से पागल हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा सीक्रेट था जिसे बचाने के लिए वो अपनी बेटी एवलिन को मारने के लिए तैयार था, अबैंडन करने के लिए तैयार था। वो किसी भी हालत में इस सीक्रेट को बाहर आने देना नहीं चाहता था। और ये बात सुनते ही सब लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवेलरी की कैप्टन एवलिन नार्विल के फादर हैं ओल्डर ड्रैगन। और दूसरा इंसान कहता है लेकिन ये एक जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। और फिर वो पहला आदमी दोबारा से कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि एवलिन एक इलेजिटिमेट चाइल्ड थी। और जिस इंसान से वो बात कर रहा था वो कहता है कि मैं एक बार ओल्डर ड्रैगन की वाइफ से मिला था और वो बिल्कुल भी एवलिन जैसी नहीं दिखती और ना ही ये अपने फादर जैसी दिखती है। तो इसका मतलब ये सारे रूमर्स जो आज तक हम सुनते आए थे वो सब सच है। और इस टाइम पर ओल्डर ड्रैगन के पीछे बहुत सारे मुंह दिख रहे थे जो हिल रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, गॉसिप कर रहे थे। और ओल्डर ड्रैगन गुस्से से पागल हो रहा था, उसके आसपास रेड ऑरा था, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। और ओल्डर ड्रैगन उसे कहता है घटिया लड़की, तुमने मुझे फादर कहा, क्या नॉनसेंस है ये। और एवलिन बहुत ही कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहती है कि अगर मुझे पता होता कि आप इतने ज्यादा खुश होंगे ये बात सुनकर तो मैं पहले ही आपको फादर बुला देती। अब जब हम पुरानी कहानियों को इतना एंजॉय कर ही रहे हैं तो मैं क्यों ना कुछ और किस्से भी सुना दूं। एक बार आपने ऑलमोस्ट मुझे मार दिया था क्योंकि मैंने आपको फादर कहा था, लेकिन मैं थी एक इलिजिटिमेट चाइल्ड। इसकी वजह से आपको इतना गुस्सा आया था कि आप मुझे मारने के लिए भी तैयार थे। उसके बाद जब मैं सरवाइव कर चुकी थी व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवेलरी में भी आपने मुझे मारने की कोशिश की थी, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि आपकी इलिजिटिमेट डॉटर सबके सामने आ जाए। ओल्डर ड्रैगन गुस्से से पागल हो जाता और चिल्लाता है साइलेंस, मैं हाउस रैग्नार का एक मेंबर था तो इस चीज में गलत ही क्या था। और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या कह दिया है। अब सबके सामने प्रूव हो गया था कि एवलिन उसकी ही बेटी है। और अब पीछे सारे लोग जो भी ऑडियंस में बैठे थे वो बात करने लग जाते कि हाँ वो उसी की बेटी थी। और वो वापस से बात करते कि एवलिन की ये एज है, मतलब जब ये पैदा हुई थी ओल्डर ड्रैगन तब से ये सब कुछ करता हुआ आ रहा है और ये हमेशा फर्स्ट करता है कि ब्लड लाइन ही सब कुछ होती है, प्योर ब्लड ही सब कुछ होता है, और जबकि इसकी खुद की जिंदगी ऐसी है। क्या मजाक है। और जो ओल्डर 9 ड्रैगन्स का जो काउंसिल होता है वो कहता है कि तुम बिना किसी रीजन के लोगों को यहाँ से वहां निकालते रहते थे, उनके साथ बुरा सलूक करते थे, और अब देखो तुमने क्या किया है। और उनमें से वो ड्रैगन काउंसिल आपस में बात करते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि ध्यान से रहना वरना एक दिन ये जरूर आएगा, और वैसे भी तुमने उसको जिंदा ही क्यों रहने दिया अगर तुम्हें पता था कि ये हो सकता है। और इस टाइम पर ओल्डर ड्रैगन गुस्से से पागल हो रहा था, उसकी आंखें लाल थी कि यार मैंने क्या बोल दिया। अब जब एवलिन ये सब कुछ कर रही थी वहां पर पीछे जूलियस रैग्नार और थियो खड़े थे। वहां पर जूलियस रैग्नार कहते कि तुम्हें अपने आप को इतना पुश करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम बस मुझे फाइट करने दो,
मैं इसे बस कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर दूंगा। और थियो उसे कहता है कि आपको चिंता करने की बजाय उस पर यकीन करना चाहिए और बस देखिए कि आगे होता क्या है। अब एवलिन ने ही थियो को सब कुछ सिखाया था, वो उसकी मास्टर थी, उसकी टीचर थी, और इसी वजह से थियो को उस पर पूरा यकीन था कि ओल्डर ड्रैगन उसके सामने कुछ नहीं है। और वो जूलियस रैगनार को भी यही बताता है कि एक बार जरा देखिए कि एवलिन कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, वो अपने इतने ट्रेजिक पास्ट के बाद भी सब कुछ करने के लिए तैयार है, हमें बस उस पर यकीन दिखाना होगा। अब उसके बाद वो दोनों ही अपनी पोजीशन से जंप करते हैं और बहुत ही तेजी से एक दूसरे पर अटैक करने के लिए जाते हैं। उनकी तलवारें टकराती हैं, वहां पर चिंगारियां उड़ती हैं। उसके बाद एवलिन एक के बाद उस पर अटैक करती है और उसे मजबूर कर देती है पीछे हटने पर। वो पीछे हटता, अपने आप को ब्लॉक करता है और उसके बाद एवलिन के हाथ और तलवार के आसपास एक ब्लू ऑरा आ जाता है, जो देखकर जूलियस रैगनार कहता है ये तो द विंड थंडर गॉड टेक्निक है, जो कि बहुत पहले गायब हो चुकी थी, जो किसी को नहीं आती थी। और इसी की वजह से ओल्डर ड्रैगन को पीछे हटना पड़ रहा था, क्योंकि इसका मुकाबला वो भी नहीं कर पा रहा था। और जो ड्रैगन काउंसिल थी वो भी ये देखकर हैरान थी कि विंड थंडर गॉड आखिरकार इसने ये स्वॉर्ड टेक्निक कहां से सीखी। विंड स्टॉर्म की ये टेक्निक गायब हो चुकी थी, ये किसी को नहीं आती। आखिरकार एवलिन इस चीज को मास्टर कैसे कर सकती है। और एवलिन पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उस पर अटैक कर रही थी, वो स्पिन कर रही थी, उसके आसपास गड्ढा बन गया था, हवा चल रही थी, ऑरा था, और ओल्डर ड्रैगन उससे बहुत ज्यादा दूर जाकर खड़ा हो गया था, क्योंकि इसका मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं है। और ऑडियंस में लोग बात करने लगते हैं कि वो सिर्फ वुल्फ गैंग के अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर रही है, बल्कि उसको मजबूर कर रही है पीछे हटने में। और वो भी हैरान थे कि आखिरकार इसने ये टेक्निक सीखी कैसे। और वो टेक्निक यूज कर रही है, उसके साथ साथ वो फाइट कर रही है एक टॉप स्वॉर्ड्समैन, वो भी ओल्डर ड्रैगन जैसे के साथ। और थियो कहता है कि वुल्फ गैंग के कंपैरिजन में एवलिन की स्किल कहीं ज्यादा बेहतर है। और थियो स्माइल के साथ सोचता है कि इस चीज में मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर तुम मैना का यूज नहीं कर सकते, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी प्योर स्वॉर्ड्समैनशिप दिखानी होगी, अपनी स्किल्स दिखानी होगी। तो डिफरेंस मैटर ही नहीं करता कि किसके पास कितनी मैजिकल पावर है, बस ये मैटर करता है कि स्किल किसके पास है। तो देखता है कि सामने अब भी वो फाइट कर रहे थे, और वो सोचता है कि अगर वुल्फ गैंग या फिर ओल्डर ड्रैगन के पास अपना प्रिविलेज नहीं होता, कि वो प्योर ब्लड लिनिएज से नहीं आता, तो कभी भी इस पोजीशन पर पहुंच ही नहीं पाता। और अभी दिखाया जाता है कि ओल्डर ड्रैगन इस टाइम पर स्ट्रगल कर रहा था एवलिन के साथ मैच करने में। अब ओल्डर ड्रैगन को एवलिन पीछे धकेल देती है, वो कहती है कि तू घटिया। एवलिन कहती है कहना क्या चाहते हो। वो उसके पास आता है, अपनी तलवार से अटैक करता है और कहता है कि जरा ध्यान से सोचो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी मुट्ठी से दोबारा से निकल पाओगी। वो एक मेनेसिंग स्माइल के साथ आगे आता है और कहता है कि मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम भीख नहीं मांगती, और जब तक तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं आ जाता। लेकिन एवलिन उसकी तलवार को पुश करती है, जिससे वो हैरान हो जाता है, और वो कहती है कि कोशिश करो, देखती हूँ मैं तुम्हारे अंदर कितना दम है। उसकी तलवार को और पीछे करती है और कहती है कि करो क्या करना था। और ये देखकर ओल्डर ड्रैगन हैरान हो जाता है कि ये ऐसा कैसे कर रही है, मुझसे डर क्यों नहीं रही है। और एवलिन कहती है जब मैं छोटी थी उस टाइम पर तुम मेरी पूरी दुनिया थे, इसीलिए मैं तुमसे क्लिंग करती थी, तुमसे चिपक कर रहती थी। लेकिन अब मेरे पास असली लोग हैं जो मुझ पर ट्रस्ट करते, जो मुझे प्यार करते हैं, जिनके लिए मैं मैटर करती हूँ। उसकी पूरी टीम, थियो, उसके कैप्टन, वो सब उस पर यकीन कर रहे थे। और कहती है अब मैं दोबारा से वही इंसान नहीं बनकर रहूंगी, अब मैं वो कमजोर छोटी लड़की नहीं हूँ। और उसके बाद उसे पीछे धकेल देती है। और तो और ओल्डर ड्रैगन को बहुत ज्यादा डैमेज भी होता है और एवलिन दोबारा से चिल्लाती है, उसका वो कटा हुआ प्रोस्थेटिक आर्म सबसे आगे था, कि मैं वो कमजोर लड़की नहीं हूँ, मैं हूँ एवलिन नैरविल। और ये देखकर कुछ लोग शॉक थे, कुछ लोग खुश थे। और उसके बाद ओल्डर ड्रैगन की तलवार नीचे जमीन में गड़ जाती है और तभी अनाउंसमेंट होती है कि एवलिन नारविल ने डिफीट कर दिया है वुल्फ गैंग ओल्डर ड्रैगन को। लेकिन वो ओल्डर ड्रैगन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और वो कहता है कि मजाक मत करो, अभी तक ये डुअल खत्म नहीं हुआ है। लेकिन तभी उसके हाथ के आसपास बर्फ जम जाती है और वहां पर 9 ड्रैगन में से आइस ड्रैगन आती है और कहती है कि तुम 9 ड्रैगन्स के एक मेंबर हो, तो तुमने यहाँ पर अग्री किया था जो हारेगा उसे अपनी हार माननी होगी, तो हमारे नाम को, 9 ड्रैगन्स के नाम को डिस्ग्रेस करना बंद करो। और वो खुद अनाउंस करती हैं कि थर्ड डुअल की ट्रायल विक्टर है एवलिन नारविल। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, खुश होती है, और वर्डिक्ट आती है कि एवलिन गिल्टी नहीं है। एवलिन अपने कैप्टन और थियो के पास वापस जाती है और कहती है एवलिन नारविल रिपोर्टिंग बैक, और वो कहती है कि मैं जीत गई।
ऑल थैंक्स टू यू, तुम दोनों ने मुझ पर बहुत ज्यादा यकीन दिखाया, इसी वजह से मैं अपने पास्ट को ओवरकम कर पाई। दूसरी तरफ ओल्डर ड्रैगन को उसके सबऑर्डिनेट्स उठाने के लिए आते हैं कि एल्डर ड्रैगन आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं, उदास है। एक दूसरा डिसाइपल उसकी तलवार उठाता है और कहता है कि मैंने स्वॉर्ड को रिकवर कर लिया है, और जब वो तलवार में अपनी रिफ्लेक्शन देखता है वो गुस्से से पागल हो जाता है। उन दोनों को पीछे फेंकता है, तलवार लेकर एवलिन पर अटैक करने के लिए जाता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तो चुड़ैल है। वो उस पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर जूलियस रैगनार आता है और वो गुस्से से उसे कहता है तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारा दूसरा हाथ भी तोड़ दूं। ये एक डुअल ट्रायल था, यहाँ पर जो जीतता है वही सही होता है, जो हारता है वो गलत होता है। ये रैगनार के रूल्स है, तुम इन्हें तोड़ नहीं सकते। लेकिन तभी वहां पर एक इंसान आता और कहता है कि हमला हो चुका है, ट्रॉयवन फैमिली ने अपना अटैक शुरू कर दिया है, तो सब लोग अपनी अपनी पोस्ट पर अभी के अभी लौट जाओ। और जूलियस रैगनार ये सोच कर अपने दांत टाइट करता है कि इसे भी इसी टाइम आना था। वो उसे वहीं पर छोड़कर थियो और एवलिन को कहता है कि वॉर का टाइम है, जल्दी से अपनी अपनी व्हाइट आर्मर ड्रैगन पोस्ट संभालो, अपनी टीम को वहां पर लेकर जाओ, तैयारी करो। और ओल्डर ड्रैगन अब भी वहीं पर होता हो, कहता है इन सब की हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर छोड़कर जाने की, मैंने कहा रुको, ये डुअल अभी खत्म नहीं हुआ है, जहाँ पर हो वहीं पर खड़े रहो। लेकिन तभी वहां पर पीछे से एक मेनेसिंग ऑरा के साथ आइस ड्रैगन आती है और कहती है कि लॉर्ड वुल्फगैंग बहुत हुआ, मैं इसके बाद दोबारा नहीं कहूंगी। और उसने अपनी आइस से वहां पर बहुत सारी तलवारें बना दी थी, जो कि उसके लिए एक लास्ट वार्निंग थी कि यहीं पर रुक जाओ, ये मेरा मेंशन है, यहाँ पर मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी थी। एक ट्रॉयवन क्लैन जो कि हमारा दुश्मन है उसने हमला कर दिया, और इस टाइम पर भी तुम्हें अपनी पड़ी है, तुमने 9 ड्रैगन्स का नाम बदनाम कर दिया है। लेकिन वो कहता है कि लॉर्ड आइस ड्रैगन, तो इसका मतलब आप भी मुझे इग्नोर कर रही हो? नहीं, पूरी एल्डर काउंसिल मुझे इग्नोर कर रही है। और वो कहती है पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहेगा जब तुमने रैगनार के लॉ को तोड़ दिया है। और वहां से पूरी ओल्डर काउंसिल जाने लगती है, क्योंकि वो भी इसके साथ नहीं रहना चाहते, ना ही वो इसे पूरी काउंसिल का लीडर मानने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर वो सच में बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। और जूलियस रैगनार उसकी तरफ देखता और कहता है अब फाइनली ये खत्म हुआ है, इसके पास पोजीशन नहीं है और ये बहुत बुरी तरीके से हार चुका है, इसका जो भी ढोंग था प्योर ब्लड वाला वो सब खत्म हो चुका है। व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवलरी के ड्रैगन ऊपर आ चुके थे और नीचे ओल्डर ड्रैगन बस रो रहा था और अपना दुख मना रहा था। ऊपर से देखकर कहते हैं कि कितनी अजीब सिचुएशन है, एक ग्रीडी ओल्ड मैन जो कि सब कुछ हार चुका है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एड ट्रॉयवन, जो कि सब कुछ प्लान कर रहा था कि उसे क्या करना है, और वो कहता है कि इसके साथ हमने सक्सेसफुली सेंट्रल प्लेटू को कैप्चर कर लिया है, कैसल हार्मन भी अब हमारे कब्जे में है। उसके बाद वो पूछता है कि रैगनार फोर्सेस कहाँ पर हैं, और उसका एक सबऑर्डिनेट उसे बताता है कि लॉर्ड कैवलरी, जो कि सारे लॉर्ड्स होते हैं, 6 फैमिलीज होती हैं, उन सब के ट्रूप्स सेंट्रल प्लेटू पर गैदर कर रहे हैं, वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। और एड ट्रॉयवन ये सुनकर हंसने लग जाते हैं कि कितने बेवकूफ हैं, जैसा मैंने सोचा था वो बिल्कुल वैसे ही मूव कर रहे हैं। जब तक वो वहां पर प्लेटो को जाकर छुड़ाएंगे उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि एक बहुत बड़े प्लान का बस एक छोटा सा हिस्सा था। और जब तक वो सेंट्रल प्लेटो को आजाद कराएंगे तब तक हमारा असली टारगेट होगा। वो मैप पर कहीं उंगली रखता है और यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। ड्रैगन हार्ट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एक डुअल होता है जिसमें 3 मैचेस होते हैं, जो ये डिसाइड करने के लिए था कि क्या जूलियस रैगनार सही है या फिर जो ओल्ड ड्रैगन जो कि एवलिन नार्विल के फादर थे वो सही हैं। अब क्योंकि उसने ओल्ड ड्रैगन ने एवलिन पर हमला किया था, अब वहां पर थियो, जूलियस रैगनार और एवलिन ये मैच जीत जाते हैं। उसके बाद वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि एड ट्रॉयवन और ट्रॉयवन क्लैन ने वहां पर हमला कर दिया है। अब वो सब लड़ने के लिए जाते हैं और ट्रॉयवन को दिखाया जाता है, जहां पर वो बता रहा होता है कि हमारा मेन टारगेट ये है। अब आगे उसके बाद हमें एक जगह दिखाई जाती है जिसका नाम है 6 पिलर्स, जो कि बैकस फैमिली की टेरिटरी है। अब ये वही बैकस फैमिली है जिसकी पूरी पूरी फैमिली बगावत कर रही थी सिवाय नेवन के, जो कि अब थियो रैगनार को अपना लॉर्ड मानता है। आसमान बिल्कुल लाल था और अभी तक पूरी टेरिटरी खाली हो चुकी थी, वहां पर बस कुछ गार्ड्स थे और ज्यादा कुछ था नहीं। अब वहां पर 2 सोल्जर्स आपस में खड़े होकर बात कर रहे थे और एक गार्ड दूसरे गार्ड से पूछता है कि ये बैकस हाउस का नया हेड है ना, जब से ये यहाँ पर आया है, जब से इसने कमान संभाली है, तब से इसने सिर्फ और सिर्फ पीने के अलावा कुछ नहीं किया है। और वो कहता है कि यहाँ पर इतना ज्यादा मुश्किल टाइम है कि रैगनार के खिलाफ ट्रॉयवन की पूरी वॉर चल रही है और यहाँ पर ये बस बैठकर पी रहा है, क्या ये हेड बनना डिजर्व करता भी है? और दूसरा सोल्जर कहता है कि वैसे भी सब कुछ जा चुका है, अब यहाँ पर बस और बस कर्जा ही बचा है।
तो ये किस चीज का तो फैमिली हेड है और कौन सी फैमिली बची है? सारी फैमिली जा चुकी है और जो यहाँ के नाइट्स थे, वेसल्स थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी पर कसम खाई थी कि वो बैकस फैमिली के लिए लॉयल रहेंगे, जो जनरेशन से लेकर परदादा, दादा, बाप, बेटा सब लोग यहाँ पर काम करते थे, वो सब छोड़कर जा चुके हैं। ना कोई यहाँ पर लॉयल फॉलोअर है, ना पैसा है और ना ही कुछ और है, तो और क्या ही करेगा। मैं तो इस बात से सरप्राइज हूँ कि उसके पास अभी भी पीने के लिए पैसे हैं, क्योंकि जैसी हमारी हालत है हमारे पास वो भी नहीं होने चाहिए। और फिर वो गार्ड दोबारा सवाल करता है जिसने पहले ये सवाल पूछा था कि ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मैंने सुना था कि यहाँ पर रैगनार रीएनफोर्समेंट भेजी है। और दूसरा गार्ड कहता है कि रीएनफोर्समेंट, वो भी रैगनार ने? अच्छा, तो तुम इन दोनों बेवकूफों की बात कर रहे हो। ये उतने ही भिखारी हैं जितना की फैमिली हेड है। ये जब से यहाँ पर आए हैं ये भी उसके साथ मिलकर पी रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। उनमें से दो लोग थे, जो कि था एक कैप्टन ऑफ रैगनार रीएनफोर्समेंट सिबिल ड्रे, जो कि पहले भी हमें दिखाई दिया था ट्रेनिंग ग्राउंड 4 पर, जहां पर थियो प्रैक्टिस करने के लिए गया था, जिसे मैनेज करती थी एवेलिन। और एक और मेंबर था जो कि रैगनार रीएनफोर्समेंट में से ही था, इयोड नैरान। वो दोनों भी इस टाइम पर पी रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, उन्हें बहुत मजा आ रहा था। जैसे उन्हें कोई चिंता नहीं है कि ट्रोयवन क्या करेगा, यहाँ पर वॉर चल रही है, रैगनार जीतेगा हारेगा क्या करेगा। मैंने सुना था कि वो दोनों यहाँ पर नाइट ड्यूटी पर आए हैं और उन्हें यहाँ पर देखना है कि कोई घुसपैठिया यहाँ पर आ ना जाए, लेकिन लास्ट टाइम या जब भी मैं चेक करता हूँ वो बस पी रहे होते हैं या बेहोश पड़े होते और कुछ नहीं। और ये कौन सी इन्फोर्समेंट हुई? इन दोनों को भेजकर यहाँ पर क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि रैगनार बस ये कहना चाहता है कि भाड़ में जाओ, तुम्हारे मेंबर्स जा चुके, तुम्हारा पैसा जा चुका है, तुम्हारा ट्रेड जा चुका है, तो अब हमें भी तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बस वो ये डायरेक्टली नहीं कहना चाहते। और एक और गार्ड ये सारी बातें सुन रहा है और वो कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। और यही गार्ड जो अभी तक वहां पर खड़ा था बैकस फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो बाहर जाकर किसी को बता रहा होता है जैसे उससे सुपीरियर हो। और वो कहता है अच्छा तो ये बात है। और वो कहता है कि हाँ, अंदर मोराल बिल्कुल रॉक बॉटम है, वहां पर किसी को कोई उम्मीद नहीं है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है, बैकस फैमिली को कोई इंप्रूवमेंट, कोई ग्रोथ मिलेगी। और तो वहां पर सब लोग हार मान चुके हैं, नशे में बस यहाँ वहां पड़े हैं। और एक इविल दिखने वाला इंसान होता है जो कि वहां पर खड़ा होता है ट्रॉयवन के कहने पर, क्योंकि वो यहाँ पर बैकस फैमिली की टेरिटरी पर कब्जा करने के लिए आया था। और वो दूसरा सोल्जर जो उसे यहाँ पर बताने के आया था, वो कहता है कि हम ऑपरेशन को पहले ही सक्सेस मान सकते हैं, क्योंकि अंदर जाकर हमें ज्यादा कुछ काम करना नहीं है। और वो जो आदमी वहां पर खड़ा होता है वो कहता है क्यों, तुम सबने सुना ना वो क्या कह रहा है? और वहां पर पीछे पूरी आर्मी थी जो कि बस एक ऑर्डर का वेट कर रही थी बैकस फैमिली की टेरिटरी पर अटैक करने के लिए। वो सब अब आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जल्दी से इसे खत्म करते हैं और वापस चलते हैं। और वहां पर अंदर हमें सिबिल दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर आया तो था इस पूरी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन उसका मुंह खुला हुआ था, उसके नाक बह रही थी, उसके गाल लाल हो रखे थे, क्योंकि उसने बहुत कुछ ऐसा पी लिया था। और तभी वहां पर एक कोल्ड विंड की तरह वो सारे के सारे असैसिन आते हैं उसे मारने के लिए। और वो अपना ब्लेड घुमाते हुए कहता है कि तू बहुत ज्यादा लकी है कि तू पहले ही पास आउट हो रखा है, वो भी गार्ड ड्यूटी पर। अब ऐसा नहीं है कि मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन तब भी। और हाँ, जहां तक तेरी इस बची हुई शराब की बात है, ये नर्क में जाके पी लियो। और उसके बाद उस पर अटैक करता है और सिबिल अभी भी बिल्कुल भी होश में नहीं था। तभी हमें वहां पर एक हाथ दिखाया जाता है और उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ, जहां पर थियो बात कर रहा था कैप्टन जूलियस से। हमें नहीं दिखाया जाता कि सिबिल के साथ क्या होता है। और वहां पर जूलियस रैगनार, जो कि व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवलरी की कैप्टन है, वो कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी बात का कोई सेंस नहीं बनता कि तुम इंडिपेंडेंट ऑपरेशन करना चाहते हो एक इंस्पेक्टर के तौर पर, लेकिन तुम्हें पता है कि इस टाइम पर मैं ये परमिशन नहीं दे सकता, क्योंकि इस टाइम पर हमारी प्रायोरिटी है अपनी टेरिटरी को बचाना, वो भी ट्रॉयवन से। इस टाइम पर एक वॉर चल रही है। लेकिन थियो वहां पर पेपर्स लेकर खड़ा होता और कहता है कि ये वॉर से रिलेटेड ही है, मैं ऐसी कुछ भी बकवास नहीं कर रहा हूँ, एक बार जरा इन पेपर्स को देखिए। वो पेपर्स को पढ़ते और उनकी आंखें खुली रह जाती है और वो थियो से पूछते हैं क्या तुम बिल्कुल श्योर हो कि इसमें जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल सच है? और थियो कहता है कि हाँ, ये सब कुछ सच है। और वो एक्सप्लेन करता है कि अभी जहां पर हमारी सारी फोर्सेस गई हुई हैं वो है हार्मन कैसल और उसके अलावा सेंट्रल हाईलैंड, जहां पर ट्रॉयवन क्लैन के लोग हैं, सोल्जर्स हैं, और हमारे सारे सोल्जर्स भी वहीं पर गए हुए हैं। लेकिन वो सब एक डाइवर्जन है, धोखा है, हमें धोखा देने के लिए कि हम अपनी सारी आर्मी, सारी फोर्सेस को वहां पर लेकर जाएं और उस टाइम तक ट्रॉयवन कहीं और पर अटैक कर दे।
और उसके बाद दो फ्लैग लेकर एक जगह पर रखता है और कहता है कि ये असली टारगेट्स हैं, द फ्लोटिंग आर्किपेलागो और जो बैकस फैमिली की टेरिटरी है वो, ये दो मेन टारगेट्स हैं। और उसके बाद जूलियस रैगनार अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि ये जो कह रहा है वो सेंस तो बना रहा है, और एक पुराने इंसिडेंट को याद करता है, सीरीज हॉस्टेज क्राइसिस, जहां पर ब्लैक स्कल उनकी हेल्प कर रहे थे। और उस टाइम पर उन्हें एक बात तो पता चल गई थी कि ब्लैक स्कल जो ग्रुप है वो ट्रॉयवन के साथ मिला हुआ है। और थियो कहता है कि जहां तक हमें पता है कि ब्लैक स्कल का ओरिजिन हुआ था एक मारटाइम लीग पर जो कि फ्लोटिंग आर्किपेलागो में है। उनके पास सबसे ज्यादा पैसे हैं, सबसे ज्यादा सोना है, और ये एक्सप्लेन करता है कि उनके पास इतना सारा सोना, इतना सारा पैसा कहाँ से आता था, मतलब ट्रॉयवन के पास कहाँ से आता था। और जूलियस रैगनार कहता है कि हाँ, उनके पास कुछ अबनॉर्मली ज्यादा पैसा था। और थियो कहता है कि एग्जैक्टली मैं भी तो यही कह रहा था कि आर्किपेलागो की जो जियोग्राफिकल पोजीशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी और ट्रॉयवन क्लैन के लिए भी। और ये ज्यादा टाइम की बात नहीं है जब वो हमारे लिए एक प्रॉपर थ्रेट बन जाएगा, एक डायरेक्ट थ्रेट जो कि रैगनार को अपोज करेगा। और इसीलिए हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए जो बैकस फैमिली की टेरिटरी है उसे और ज्यादा मजबूत करने में, उसे प्रोटेक्ट करने में। लेकिन जूलियस रैगनार कहता है कि ट्रॉयवंस ने पहले ही अपनी सारी फोर्सेस को सेंट्रल हाईलैंड और कैसल हार्मन में पोस्ट कर दिया है, वो काफी है एक ऑल आउट वॉर के लिए। रैगनार क्लैन ने पहले ही अपने सारे सोल्जर्स, ट्रूप्स को वहां पर भेज दिया। अब हमारे पास कोई भी मैन पावर नहीं है वहां पर भेजने के लिए, हम बैकस फैमिली के पास भेजेंगे क्या? और थियो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि हमारे पास कोई मैन पावर नहीं है, ट्रूप्स नहीं है, सोल्जर्स नहीं है कि हम बैकस फैमिली की टेरिटरी को और ज्यादा फोर्टिफाई कर सके और स्ट्रॉन्ग कर सके, और इसी वजह से मैं इंडिपेंडेंट कमांड अथॉरिटी की बात कर रहा था ताकि मैं वहां पर जाकर बैकस फैमिली को सपोर्ट दे सकूं, और तो और जाकर आर्किपेलागो को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर सकूं ताकि हमें ट्रॉयवन फैमिली की फाइनेंशियल आर्टरी के बारे में पता चल सके कि उनके पास कितने पैसे हैं और कितने ज्यादा बचे हैं। और मैं चाहता हूं कि ये सब कुछ मैं खुद करूं। और ये सुनकर जूलियस रैगनार स्माइल करता है और मन ही मन कहता है, अच्छा तो तुम स्टार्टिंग से ये एम कर रहे थे। और वो कहता है कि ठीक है, मैं इस चीज को अप्रूव करता हूँ, सिंस ये एक वॉर का मैटर है तो यहाँ पर इसे अप्रूव करने में भी कोई ज्यादा इश्यूज नहीं होंगे। लेकिन अपने आप को ओवर एक्सटेंड मत करना, ये तुम्हारी गंदी आदत है और बार बार मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा। और थियो कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और थियो के वहां से जाने के बाद जूलियस रैगनार सोचता है कि थियो ने जो भी डॉक्यूमेंट्स मुझे प्रोवाइड किए थे वो बहुत ही हाईली क्लासिफाइड थे, लेकिन उसने ये सारे के सारे इंटेलिजेंस एक्सपर्ट ब्लैक ड्रैगन को नहीं बल्कि मुझे दिए थे। वो उन्हें वहां पर देने ही नहीं गए, उसने कुछ बताया ही नहीं। इसका मतलब वो पहले ही चाहता था कि वो इस पूरे पूरे मैटर को पर्सनली सॉल्व करे। और मैं जहां तक थियो को जानता हूँ, मुझसे पूछना बस एक फॉर्मेलिटी थी, उसने पहले ही अपना मूव प्लान कर लिया होगा। उसके दोस्त, उसके सोल्जर वहां पर पहुंच भी गए होंगे। मतलब सिबिल जो कि अभी वहां पर खतरे में था, वो वहां पर थियो ने भेजा था, जानबूझकर भेजा था। और हमें दिखाया जाता है कि जब वो असैसिन आकर सिविल पर अटैक करता है, सिविल जमीन पर हाथ रखता है और उसे एक लात मारता है। और उसके बाद उसके हाथ में जो ग्लास था जिसमें वो कह रहे थे कि इसमें कुछ तो नशीली चीज है, लेकिन वो जूस का ग्लास भी उस पर फेंक कर मारता है। और उस असैसिन को तब पता चलता है कि ये तो ऑरेंज जूस है। और सिबिल हंसते हुए एक बहुत ही मोरॉनिक स्माइल के साथ कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, असल में मैं पीता भी नहीं हूँ। उसके बाद वो अपनी तलवार निकालता है। अब मैं बोल नहीं सकता कि वहां पर करता क्या है क्योंकि YouTube की थोड़ी पॉलिसीज हैं, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ उससे। वो जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद वहां पर उसके और साथी आते हैं, वो भी बहुत सारे दुश्मनों को हरा चुके थे, और वो कहते हैं कि अब बचा क्या है। उसके बाकी सारे दोस्त वहां पर आते हैं और कहते हैं कि कैप्टन, हमने वैनगार्ड को सेव कर लिया। और वो कहता है कि अब बस इस बीकन को जलाना है ताकि बाकी सारे लोगों को भी सिग्नल मिल सके। और उसके बाद सिबिल का ही एक साथी कहता है कि ये सोचना कि हमारा ब्लेड ट्रॉयवन के आदमियों को मार सकता है, ये सोचना मेरे लिए कभी पॉसिबल भी नहीं था जब वो रैगनार के साथ था, क्योंकि ट्रॉयवन क्लैन का या ट्रॉयवन फैमिली का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि अगर उनमें से एक को भी चोट लगती थी तो सामने वाला इंसान ही खत्म कर देते थे। और पीछे वो आपस में बात कर रहे होते कि वैसे भी हम यहाँ पर अकेले नहीं बैठे थे। और वहां पर सिबिल उस चीज को जलाने के लिए जाता और कहता है कि यार, तुम मेरी बातें सुनते क्यों नहीं हो, मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ। और जब वो उस बीकन को जलाने के लिए जाता है, वहां पर एक असैसिन था जो कि जिंदा था, उसके हाथ में ब्लेड था, और वो सिबिल पर अटैक करने के लिए जाता है और वो बिल्कुल उसकी कमर के पास पहुंच जाता है। लेकिन तभी वहां पर कोई और
आता है, इससे पहले कि उसके बाकी सारे साथी अलर्ट हो पाते, कोई और वहां पर आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि नेवन था। नेवन आता, उसे बचाता और उसके पीछे रेड जूस उड़ता है और नेवन वहां पर आकर कहता है कि यार अपना ध्यान रख, कम से कम केयरफुल रहा करो, ऐसे टाइम पे तो केयरफुल रहो। अगर मैं यहाँ पर ना होता तो तुम्हारा क्या होता, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं लॉर्ड थियो को क्या जवाब देता कि उसका दोस्त बस ऐसे ही चला गया। और तभी सिविल ऊपर आवाज लगा कर कहता है कि क्या हमें शुरू करना चाहिए माय लॉर्ड। और नेवन वहां पर आकर कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, रिलैक्स, यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं होगा, जब तक मैं हूं तब तक तो कुछ नहीं होगा। और तभी की तभी सिविल बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है कि अगर तुम्हें सच में रिलैक्स करना है, तुम चाहते हो कि मैं रिलैक्स करूं, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा या फिर लॉर्ड थियो का एक काम करना होगा। क्या तुम इस बीकन को जला सकते हो? और फिर से वही बेवकूफों वाली स्माइल के साथ कहता है कि मुझे अपने दोस्तों के साथ कुछ डिस्कस करना है, तुम ये काम तो कर ही सकते हो। और नेवन अपनी तलवार के साथ खड़ा था कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। और सिविल कहता है कि अरे मैं मजाक कर रहा था, ये मैं खुद भी कर सकता हूँ। उसके बाद वो वहां पर बीकन को जलाता है, जहां पर एक के बाद एक वहां पर सोल्जर्स आने लग जाते, सब लोग तैयार होते हैं ऑल आउट वॉर के लिए। एक बीकन की जगह 2 3 4 सारे बीकन जल जाते हैं, पूरी टेरिटरी पर सोल्जर्स खड़े हो जाते हैं, सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। और उस टाइम पर नेवन बस दीवार पर पैर रखकर कहता है कि आखिरकार लॉर्ड थियो को ये सब कुछ करने में मजा क्या आता, अगर वो मुझे कहते तो मैं खुद जाकर वहां पर इन सबको संभाल सकता था। और उस टाइम पर हमें दिखाया जाता है कि उस टेरिटरी पर, उस दीवार पर अभी भी ट्रोवन क्लैन के बंदे चढ़ते हुए आ रहे थे, उनके हाथ में बहुत ही शार्प क्लॉज थे जिनकी मदद से वो ऊपर चढ़ रहे थे। और नेवन कहता है कि ट्रोवन क्लैन के चूहे यहाँ पर इन्वेड करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद सिविल कहता है कि इस बैकस कैसल को डिफेंड करो और ट्रोवन क्लैन का कोई भी आदमी यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए। अब हमने कल ही मतलब दिवाली के दिन पर ग्लोबल फ्रीज एनिमेटेड सीरीज की एक छोटी सी क्लिप डाली थी। उसमें आइडिया ये है कि जो ग्लोबल फ्रीज की नॉर्मल सीरीज चलती है वो वैसे ही चलेगी, लेकिन हम उन मोमेंट्स को एनिमेट करके दिखाएंगे जो कि उसके घर के अंदर होते थे, जो अमन का ड्रीम था कि उसे एक शांति की जिंदगी चाहिए। जैसे कि पहले क्राइसिस और ज़ॉम्बी क्राइसिस के बीच में काफी टाइम था जब वो ट्रेन कर रहे थे, घर में थे, 2 महीने के आसपास का टाइम। तो उस टाइम पर क्या हुआ होगा, वो मौज मस्ती से रहते होंगे, सब लोग आपस में बात करते होंगे, बहुत ही फनी कैरेक्टर्स हैं, उनकी कुछ हंसी खुशी के पल जो ग्लोबल फ्रीज के स्टाइल में हम दिखाना चाहते हैं। अब तुम कमेंट्स में ये बताना, उसी वीडियो के कमेंट्स में बताना कि क्या एक अच्छा आइडिया या फिर नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल सीरीज अभी ब्रेक पर है। अब ऑथर उसे कब कंटिन्यू करेगा, कब रिज्यूम करेगा, कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है 1 हफ्ते में हो जाए, 1 महीने में, या फिर 1 साल में, या फिर हो ही ना, क्योंकि इससे आगे ग्लोबल फ्रीज की सीरीज थोड़ी सी ज्यादा ट्रिकी हो जाती है। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम क्या सोचते हो। और उसके बाद वहां पर बैकस फैमिली के और जितनी भी रैग्नार की रीइंफोर्समेंट्स आई थी जो कि थियो ने भेजी थी, वो सब एक एक करके ट्रोवन फैमिली के मेंबर्स को मार कर नीचे गिराने लगते हैं, वो दीवार से नीचे गिरने लगते हैं। और ऊपर थियो अभी अपने ड्रैगन पर राइड कर रहा जो कि बहुत ज्यादा ऊपर था और किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, और उसी को आवाज लगाकर सिबिल बात कर रहा था। और थियो ऊपर खड़ा होकर कहता है कि अच्छा तो बैटल शुरू हो चुकी है, और उसके बाद अपने ड्रैगन को कहता है कि चलो चलकर देखते हैं कि हो क्या रहा है। और वैसे भी हम टाइम पर पहुंच ही गए हैं। उसके बाद वो फुल स्पीड में अपने ड्रैगन के साथ नीचे की तरफ जाता है ट्रोयवंस का सामना करने के लिए, और कहता है कि मुझे बहुत जल्दी कुछ जाने पहचाने चेहरे देखने को मिलेंगे। ड्रैगन हार्ट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ट्रोयवन क्लैन 2 जगह पर हमला करने वाली थी। एक था फ्लोटिंग आर्कपेलागो और दूसरा था बेकस फैमिली की टेरिटरी, जहां पर नेवन बेकस अब बेकस फैमिली का लीडर बन चुका है। थियो परमिशन के लिए जाता है जूलियस रैग्नार के पास, जो कि व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवलरी के कैप्टन है। अब वहां पर बहुत सारी बातचीत होती है, थियो कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, वो कहते कि हाँ ये वॉर टाइम है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन थियो उन्हें कन्विंस करता है और वो कहते कि हाँ तुम ये कर सकते हो, क्योंकि ये भी वॉर रिलेटेड मैटर ही है। लेकिन जहां तक वो थियो को जानते थे, वो पहले ही अपना मूव चल चुका था, और बिल्कुल ऐसा ही होता। थियो ने अपने कुछ साथियों को पहले ही बेकस फैमिली की टेरिटरी पर भेज दिया था, और वहां पर जो गार्ड्स होते हैं उनमें से एक गद्दार होता है जो कि बाकी सारे ट्रोयवन क्लैन के मेंबर्स को वहां पर लेकर आता है। लेकिन एन मोमेंट पर वहां पर सब लोग जाग जाते हैं, क्योंकि वो नशे में नहीं थे बल्कि वो ऑरेंज जूस पी रहे थे। उसी के बाद वहां पर थियो आता है और अब वहां पर फाइट शुरू होती है। अब सीधा हमें अगले सुबह दिखाई जाती है, जहां पर सूरज उगता है और एक बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाया जाता है। और वहां पर सिबिल जोर जोर से चिल्ला रहा था कि जैसा कि लॉर्ड थियो ने कमांड दी थी, बेकस फैमिली की टेरिटरी को डिफेंड करने का मिशन पूरा होता है। और थियो उसके सामने ही खड़ा होता और कहता है कि तुम्हें इस तरीके से चिल्लाने की जरूरत नहीं है।
और उसके चेहरे पर दिख रहा था कि वो क्या सोच रहा है। लेकिन थियो उसे कहता है कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, तुमने जो कुछ भी किया है कमाल किया है। और ये सुनकर वो थोड़ा-सा हैरान हो जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने थियो के मुँह से तारीफ़ नहीं सुनी थी। और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। अब इस पिक्चर में ये पता नहीं है कि उसकी आँख से आँसू आ रहे हैं या फिर नाक से कुछ आ रहा है। और वो बस मन ही मन सोचता है कि थियो रैग्नार, लॉर्ड थियो ने मुझे खुद रिकॉग्नाइज़ किया है, एक्नॉलेज किया है कि मैं अच्छा काम करता हूँ। और उसके जो बाकी 2 साथी होते हैं वो आकर कहते हैं कि भाई तू कितना लकी है यार, मुझे तुझसे जेलसी हो रही है। लॉर्ड थियो ने खुद तेरी तारीफ़ की है। तभी नेवन थियो के पास आता है और कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम खुद यहाँ पर आओगे। और थियो कहता है कि बस मैं ऐसे ही आ गया था कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए हो तो। लेकिन तुम सबको यहाँ पर आज लड़ते हुए देखकर मुझे एक बात तो पता चल चुकी है कि तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद वो सिबिल की तरफ देखते हुए कहता है कि इन सब की मदद से मैं ये सब कुछ कर पाया। और वो थियो से पूछता है कि आखिरकार इस पूरी धरती पर तुम्हें इन जैसे इंसान मिले कैसे? और थियो बताता है कि ये सारे के सारे वो इंसान हैं जिनके साथ मैं ट्रेन करता था जब मैं एक अप्रेंटिस इंस्पेक्टर था या फिर एक लो रैंकिंग स्वॉर्ड्समैन था तब। अब ये मुझे अपना लॉर्ड मानकर सर्व करना चाहते थे, तो इसीलिए मैंने इन्हें कमेलिया पैलेस के गार्ड्स में ज्वाइन करने दिया। उसके बाद थियो स्माइल करता है, नेवन की तरफ देखता है और कहता है कि शायद इन्होंने तुम्हारा अप्रूवल जीत लिया है, तुम्हें ये पसंद है और तो और ये लॉयल भी बहुत है। और नेवन भी उनकी तरफ स्माइल करते हुए देखता है और कहता है कि पहले मैंने भी इनसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट किया नहीं था। लेकिन और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि ये बस एक इंटरमीडिएट इंस्पेक्टर्स थे, इनके पास कोई रिमार्केबल एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन इनके साथ कुछ दिन काम करने के बाद मुझे ये पता चल चुका है कि ये बहुत ही कमाल के हैं। हाँ, ये बात सच है, इनके पास स्किल्स है लेकिन अभी भी ये थोड़े से रफ है, इन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि मैं इन पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। थियो ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है कि इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ कि मेरी टीम में ऐसे इंसान है जिन पर तुम भी ट्रस्ट कर सकते हो। और हाँ, अब जब तुमने ये कह ही दिया है कि तुम इन पर यकीन कर सकते हो, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है। अगर तुम उसे चाहो तो पूरा कर सकते हो या तो मना भी कर सकते हो। थियो कहता है कि तुम्हारी फैमिली में बहुत कुछ हुआ था, उसके बाद यहाँ से वेसल्स, नाइट्स सब लोग जा चुके हैं। तो बैकस फैमिली के जो नाइट्स होते हैं, उनकी पोजीशन अभी भी खाली होगी। तो क्यों ना तुम अपने इन दोस्तों को ट्रेन करो ताकि वो बैकस फैमिली के नाइट्स बन सके। और नेवन कहता है कि बैकस फैमिली के नाइट। उसके बाद वो स्माइल करता है और कहता है कि बहुत लंबा टाइम हो गया है जब मैंने इस तरह की एंटिसिपेशन महसूस की थी। मैं देखना चाहता हूँ कि इन्हें ट्रेन करने के बाद ये क्या बन सकते हैं, क्योंकि इनमें टैलेंट है, लॉयल्टी है, बस ट्रेनिंग की कमी है। थियो उसकी इन बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसके बाद वहाँ से जाने लगता है। तो ठीक है, मैं ये सब कुछ तुम्हारे हाथों में छोड़ता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलता हूँ। और नेवन कहता है कि आप अभी से जा रहे हो? और थियो कहता है कि मेरे पास और भी कुछ काम है जो मुझे करने हैं। और वैसे ही मैं यहाँ पर जो देखने के लिए आया था वो मैं देख चुका हूँ, यहाँ पर मेरा काम कंप्लीट है। और नेवन पूछता है कि आपको और क्या काम करना है? और थियो कहता है कि मुझे एक इन्वेस्टिगेशन करनी है फ्लोटिंग आर्किपेलागो में। और ये सुनकर नेवन बहुत ज्यादा हैरान होता है, लेकिन उसके बाद स्माइल करता और कहता है कि आपको लगता होगा कि मैं आपके साथ इतने लंबे टाइम से हूँ तो मुझे आपकी इन सारी बातों की आदत हो चुकी होगी, लेकिन अब भी आपकी बोल्डनेस को देखकर कभी कभी मैं हैरान हो जाता हूँ कि आप किस तरह के मिशंस को हाँ बोल देते हो। लेकिन थियो कहता है कि मैंने इस मिशन को हाँ नहीं बोली है, बल्कि मैंने खुद ये मिशन डिसाइड किया है। लेकिन नेवन थियो से एक सवाल पूछता है, क्या ये वही जगह नहीं है जहां पर एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा हॉस्टाइल होता है, वो आउटसाइडर्स को अंदर नहीं आने देते, वहां पर एंटर करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है? और थियो कहता है कि हाँ, ये वही जगह है, लेकिन मेरे पास अपने कुछ तरीके हैं। उसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर दिखाया जाता है। ऊपर नीला आसमान है, पंछी उड़ रहे हैं और नीचे लोग बहुत ही शांति से बस वॉक कर रहे हैं। और ये है पोर्ट सिटी डियोन। और वहीं पर एक पब होता है जहां पर लोग दिन में ही बैठकर पी रहे थे। वहां पर एक आदमी एक हुड पहनकर अंदर जाता है और जाते ही किसी से टकरा जाता है। और बड़ा विशाल सा आदमी वहां पर कहता है कि छुटकू तुझे दिखता नहीं है, अपनी आंखें खोलकर चलाकर। और वो हुड वाला आदमी कहता है कि सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर हो, गलती से हो गया। लेकिन वो आदमी अब भी गुस्से में था। वो कहता है कि हाँ, तुझे दिखाई नहीं दिया होगा क्योंकि तेरी हाइट इतनी ज्यादा कम है, क्यों ना मैं तेरे आई लेवल के पास आ जाऊं। उसके बाद वो एक बियर का ग्लास उठाता है और वहां पर कुछ तो लड़ाई शुरू हो जाती है उस हुड वाले आदमी के बीच में और उस विशाल आदमी के बीच में। वहां पर सब लोग कुछ ना कुछ चिल्ला रहे थे, कोई वेट्रेस को बुला रहा था, कोई उसे मारने के लिए कह रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ। और वहां पर वेट्रेस परेशान हो जाती कि हाँ हाँ, आ रही हूँ। वो एक हाथ में बहुत सारे गिलास उठाकर
चल रही थी और वही पास ही में एक रूम था जहाँ पर एक लड़की खड़ी होकर कुछ पढ़ रही थी और वो कहती है, रिक्वेस्ट को समराइज करते हुए मैं बताती हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा है कि 15th से स्टार्टिंग होगी। जो फ्लोटिंग आर्किपेलागो है वो रेगुलरली गन पाउडर और स्टील सप्लाई करेगा ट्रोयवन को एज अ ट्रिब्यूट, और इन सब का हम कोई पैसा नहीं देंगे, बल्कि हम जो ड्रैगन स्वॉर्ड तुम्हें दे रहे हैं उसकी फीस इसके बदले में कैंसिल आउट हो जाएगी। ड्रैगन स्वॉर्ड तुम्हारे पास रखने के लिए वो एक रेंटल फीस होगी जो हर महीने तुम हमें दोगे। अब तुम्हें हमें पैसे देने हैं और स्टील और बारूद के पैसे हमें तुम्हें देने हैं, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन वहां पर एक बड़े अजीब से बालों वाला आदमी होता है और वो कहता है कि रिक्वेस्ट घंटा रिक्वेस्ट है, ये धमकी है ये, और ये और कोई नहीं बल्कि स्पिनोजा फैमिली का हेड है। और वो कहते हैं कि और ये रेंटल फीस क्या होती है, वो हमारी तलवार थी जो उन्होंने चुराई थी और अब वो हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं ताकि हम उन्हें स्टील और बाकी सारी चीजें दे, बदले में वो हमें ड्रैगन स्वॉर्ड देंगे। हमारी चीज हमें ही बेच कर रेंटल फीस कह रहे हैं और हमसे बदले में और ज्यादा सामान मांग रहे हैं, भिखारी कहीं के। और वो बस ये कहकर कह देता है कि यार ये बहुत बड़ा मजाक है। लेकिन जो उसकी सेक्रेटरी होती जो ये पढ़कर सुना रही थी वो कहती है लेकिन तब भी हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, हमारे पास वैसे भी कोई ज्यादा चॉइस है नहीं, बिना ड्रैगन स्वॉर्ड के हमारा काम होगा नहीं और वो हमें चाहिए ही चाहिए। और फिर वो सोचने लगता है कि यार ड्रैगन स्वॉर्ड का हम क्या करें, बिना उसके फ्लोटिंग आर्कपेलागो डूब जाएगा, और अगर हमें वो स्वॉर्ड चाहिए तो ट्रोयवन क्लैन को बहुत कुछ देना पड़ेगा। वो अपना माथा पकड़ लेता है कि यार अगर हमने उस तलवार को खोया ना होता, बस किसी तरीके से हम उसे बचा लेते, हमारे पास सेफ रहती, तो हम इस सिचुएशन में कभी आते ही ना। और फिर वो अपने आप में ही सोचने लगता है क्या हमारे फ्लोटिंग आर्कपेलागो के लिए कोई भी उम्मीद नहीं बची है। और इसी बीच बाहर से जोर जोर से आवाज आ रही थी और वो परेशान हो जाता है कि हो क्या रहा है, अभी रात भी नहीं हुई है, लोग पागल हो चुके हैं, जरा बाहर जाओ उन्हें चुप करवाओ। और बाहर वही सब कुछ चल रहा होता है कि नहीं नहीं, चेयर 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 मारो उसके सर में मार। वहां पर कुछ तो लोग लड़ रहे होते और बहुत ज्यादा केओस फैल रखा होता है। और वो गुस्से में बाहर जाता है, दरवाजे को लात मारते है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमसे चुप नहीं बैठा जाता, मेरा सर पहले से ही फटने का और उसके बाद ये तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो। लेकिन वहां पर तबाही मची हुई थी, कुछ लोग नीचे गिरे हुए थे, नीचे गिरे हुए लोगों के हाथ में अभी भी ग्लास था जिसमें जो कुछ भी था वो तुम्हें पता ही है। सब लोग नशे में थे, दो लोग लड़ रहे थे और जो दो लोग लड़ रहे थे वो वही बड़ा सा जाइंट सा इंसान था, और ऑब्वियसली जो हुड में इंसान था, हुड में इंसान था थियो। और थियो स्माइल के साथ कहता है तो फाइनली तुमने अपने आप को दिखाने का डिसाइड कर ही लिया है। उस इंसान को हराने के बाद उस फैमिली हेड की तरफ देखता है और कहता है एंटोनी स्पिनोला, द नेक्स्ट हेड ऑफ स्पिनोला फैमिली, मैं बहुत टाइम से तुमसे मिलना चाहता था। उसके बाद थियो को अंदर ले जाया जाता, उसके साथ साथ वहां पर दो और बॉडीगार्ड्स भी आते हैं और थियो से एक ऑफर इधर वो कहता है कि अच्छा मुझे एक बार रिपीट करने दो, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम फ्लोटिंग आर्किपेलागो में जाना चाहते हो, ठीक है, और तुम चाहते हो कि मैं अपनी शिप पर तुम्हें बैठा कर वहां पर लेकर जाऊं। क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पागल कुत्ते ने काटा है? तुम मेरे बार में आओ तो यहाँ पर तबाही मचाते हो, तोड़ फोड़ करते हो, उसके बाद कहते हो कि मैं तुम्हें फ्लोटिंग आर्किपेलागो पर लेकर चलूं और वो भी अपनी शिप में। तुम हो कौन बे? और थियो कहता है कि हाँ मैंने सुना है कि सी मॉन्स्टर उस रास्ते पर कुछ ज्यादा ही आने लगे हैं, और जहां तक मेरी स्किल्स की बात है कि मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ या फिर सी मॉन्स्टर को फेस कर सकता हूँ या फिर नहीं, मैं पावरफुल हूँ या फिर नहीं, तो अभी तुमने बाहर में देख ही लिया था कि वहां पर क्या हुआ था और मैंने कितने लोगों को हराया था, और तुम्हारे पास अभी भी मैन पावर की शॉर्टेज है, तो ये एक विन विन सिचुएशन होगी। क्यों, मैंने सही कहा ना? और स्पिनोल फैमिली का हेड कहता है कि वेल तुम गलत नहीं हो, हम क्रू के लिए लोगों को ढूंढ तो रहे हैं, लेकिन तब भी तुम मेरी शिप पर नहीं चल रहे हो। तुमने कहा था तुम एक मर्सनरी हो, लेकिन तुम वैसे बिल्कुल नहीं दिखते। एक मर्सनरी जो कि काम ढूंढ रहा है, तुम्हारे गियर तुम्हारे कपड़े बहुत ज्यादा क्लीन है, उन पर जरा सी भी खरोच नहीं है जो ये दिखाए कि वो कहीं पर भी यूज हुए हैं। जो लड़ाई तुम्हारी हुई थी वो बिल्कुल सही एग्जैक्टली उसी टाइम पर हुई थी जब मैं यहाँ पर आया था, जब मैं यहाँ पर प्रेजेंट था। और तो और तुम्हें ये भी पता था कि मेरे साथी कौन है, और तुम्हें ये भी पता था कि मेरी अभी एक शिप खड़ी है जो कि आर्किपेलागो जाएगी, और तुम कन्वीनियंटली यहाँ पर आ जाते मुझसे बात करते हो। तो अब मुझे बताओ कि अगर तुम मेरी जगह पर होते तो अपने जैसे इंसान को कभी भी शिप पर लेकर जाते या फिर नहीं? थियो स्माइल करता और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता अगर तुम ये सारी चीजों को नोटिस नहीं करते तो। और कहता है कि बढ़िया है तुमने ये सारी चीजों को नोटिस कर लिया। तो अब सीधा पॉइंट पर आते हैं।
वो कहता है कि आर्म्ड रेजिस्टेंस जो कि फ्लोटिंग आर्किपेलागो के लिबरेशन के लिए फाइट कर रही है, उनका एक लीडर है ब्लैक स्कल। वो एक ग्रुप है ब्लैक स्कल और उनका एक लीडर है, वो तुम ही हो ना, एंटोनी स्पिनोला। और ये सुनकर वो हैरान हो जाता है कि तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई। और थियो कहता है कि इस बात का जवाब देने से पहले क्यों ना हम एक डील करें, क्योंकि मुझे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली वो जरूरी नहीं है, ये बस इस बारे में कि मुझे क्या क्या पता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक तलवार के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हो, ड्रैगन स्वॉर्ड। और ये सुनते ही स्पिनोला फैमिली के हेड की शक्ल देखने लायक थी। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसके चेहरे पर उसके बाद गुस्सा दिखाई देता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली, तो तुम भी ट्रॉयवन के साथ मिले हुए, तुम उसके कुत्ते हो। वो अपनी चेयर को पीछे फेंक कर उठता है, गुस्से में उसे मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो कहता है कि काम डाउन। किसी भी डील को करने का मेन रूल होता है कंपोजर, शांति से काम लेना, बहुत ही लॉजिकल तरीके से बात करना, गुस्सा करके कोई फायदा नहीं होगा। और तभी स्पिनोला फैमिली की हेड की आवाज सुनकर बाहर से उसके बॉडीगार्ड आते हैं, लेकिन उन्हें जाने के लिए कह देता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। उसे कहता है कि अगर मैं शांति से भी सोचूं तब भी इस बात की कोई सेंस नहीं बनती, ये बहुत ही नॉनसेंस बात है। और कहता है कि अगर तुम ट्रॉयवन के साथ नहीं हो तो ऐसा कोई भी रीजन नहीं हो सकता कि तुम ड्रैगन स्वॉर्ड के बारे में डिस्कस करोगे। लेकिन थियो कहता है कि क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि वो ड्रैगन स्वॉर्ड जिसके लिए आप इतने ज्यादा डेस्परेट हो वो मेरे पास है। और वो कहता है कि हो ही नहीं सकता, वो ट्रॉयवन के पास है, उन्होंने हमारे वहां से चुराई थी, और अब तुम क्लेम कर रहे हो कि वो तलवार तुम्हारे पास है। और थियो कहता है कि ये अबसर्ड क्यों होगा, वो मुझे पसंद करते हैं। और उसके बाद स्पिनोला फैमिली का हेड सोचने लगता है कि अब अगर मैं याद करूं तो आज तक ट्रॉयवन ने कभी भी हमें वो तलवार दिखाई नहीं है कि उनके पास वो तलवार है। उसके चेहरे से पसीने आने लग जाते हैं। वो सोचता है क्या हमारा जजमेंट इतना ज्यादा क्लाउडेड हो गया था कि हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि वो तलवार उनके पास ना होकर किसी और के पास भी हो सकती है। आर्किपेलागो के फेट के लिए क्या हम इतने अंधे हो गए थे। थियो उसे कहता है कि तुम्हारे पास वैसे भी खोने के लिए बचा ही क्या है, तो क्यों ना तुम एक बार मेरी पूरी बात ढंग से सुन लो। एंटोनी स्पिनोला आराम से अपनी कुर्सी पर बैठता है और कहता है कि ठीक है, बताओ तुम्हें क्या कहना है। उसके बाद थियो बात करता है लेजेंड और एक मिस्ट्री के बारे में जो कि फ्लोटिंग आर्किपेलागो के बारे में है। वो कहता है कि ये सारी की सारी मिस्ट्री शुरू हुई थी एक हीरो की कहानी से जिसका नाम था क्रेमिट। और थियो कहता है कि शायद तुम्हें इस पूरी कहानी के बारे में पहले से पता। और वो कहता है कि ऑब्वियसली मुझे पता ही होगा, मैं फ्लोटिंग आर्किपेलागो का मालिक हूँ, मैं वहाँ का फैमिली हेड हूँ। तो थियो कहता है कि हाँ सही कहा, एक सी ड्रैगन था जो कि पूरे ओशियन पर राज करता था और वहां पर तबाही मचा कर रखता था। इस हीरो क्रिमिट ने अपनी तलवार को उसके सर में गाड़ दिया था, जिसकी वजह से वो ओशियन के नीचे लहरों के नीचे कैद हो गया था। यही लेजेंड और स्टोरी थी हीरो क्रिमिट की। और स्पिनोला कहता है कि ये पूरी पूरी फेरी टेल असली है। तो जो फ्लोटिंग आर्किपेलागो वो एक आइलैंड है जो कि पानी के ऊपर फ्लोट करता है। अब ऐसा कहा जाता है कि वो मिस्टीरियस करंट्स की वजह से फ्लोट करता है, लेकिन वो सच बात नहीं है। जो ड्रैगन क्रेमिट ने मारा था वो सील्ड है ओशियन के बेड में, जहां पर उसी के ऊपर आता है फ्लोटिंग आर्किपेलागो। लेकिन वो सील्ड ड्रैगन बहुत ही इमेंस माना रिलीज करता है, और उसी इमेंस माना रिलीज की वजह से एक अपड्राफ्ट क्रिएट होता है जिसकी वजह से वो आइलैंड फ्लोट करता है। और ड्रैगन स्वॉर्ड वो डिवाइस था जिससे वो ड्रैगन की सील मेंटेन होती है, वो वहीं पर कैद रहता है। और जो उसका इमेंस माना होता है वो ड्रैगन स्वॉर्ड उसे रेगुलेट करती है, जिसकी वजह से लहरें ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होती और फ्लोटिंग आर्किपेलागो हमेशा वहीं पर रहता है। लेकिन जब से वो तलवार वहां से गई है, मतलब ट्रॉयवन क्लैन ने उसे चुराया है, तब से माना रिलीज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है और बहुत बड़ी बड़ी लहरें वहां पर आती हैं, जिसकी वजह से फ्लोटिंग आर्किपेलागो को बहुत बड़ा खतरा है। और अगर बहुत जल्द उस ड्रैगन स्वॉर्ड को वहां पर वापस नहीं रखा गया तो फ्लोटिंग आर्किपेलागो, थियो कहता है कि वो डूब जाएगा, पूरा पूरा आइलैंड बस एक ही झटके में दोबारा से वहीं पर चला जाएगा जहां से वो आया था, पानी के नीचे। और स्पिनोला कहता है कि इस चीज से मजाक मत करना क्योंकि मैं भी नहीं कर रहा हूँ, हजारों लोगों की जान दांव पर लगी हुई है। अगर तुम्हारे पास सच में ड्रैगन स्वॉर्ड है और वो तुम हमें लौटा देते हो तो हम तुम्हारी कोई भी विश पूरी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन थियो कहता है, या फिर वो अपने मन में कहता है, कि उसे लौटाना एक असली सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ट्रॉयवन क्लैन उसे दोबारा से चुरा लेगी। और वैसे भी अगर मैं इन्हें ये दे देता हूँ तो मुझे वो हमेशा के लिए देनी होगी, जो कि मैं नहीं चाहता। और थियो के आंखों में वो तलवार दिखाई जाती है। शायद ये वही तलवार है जो कि फैमिली हेड ने थियो को गिफ्ट की थी, मैड एम्परर ड्रैगन की तलवार। और स्पिनोला कहता है कि ठीक है,
डील को कंटिन्यू करते मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर वो पैसा है तो हम तुम्हें जो चाहे वो अमाउंट पे कर सकते हैं। लेकिन थियो कहता है कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये सब कुछ पैसे के बारे में नहीं है। मैंने ही पहले इसके लिए प्रिपेयर कर लिया था एक ऐसा तरीका जिससे मैं ड्रैगन स्वॉर्ड और आर्कीपेलागो दोनों को बचा सकता हूँ। तुम्हें बस एक काम करना है कि तुम्हें अपनी शिप स्टार्ट करनी है और मुझे आर्कीपेलागो लेकर जाना है, और कुछ नहीं। लेकिन स्पिनोला के चेहरे पर डर, कंफ्यूजन सब कुछ दिखाई दे रहा था। अब इस वीडियो को बनाते वक्त ये थे कुछ बीटीएस सीन्स। अगर तुम इसे देखना है तो देख लो। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. अब इस पूरी वीडियो को मतलब ऑडियो को रिकॉर्ड करते हुए मुझे 1 घंटा और 26 मिनट हो चुके हैं। इस पूरे प्रोसेस को देखने के लिए जो चैनल का पोस्ट है वहां पर ध्यान रखना, एक वीडियो आएगी जहां पर हम दिखाएंगे कि हम इस पूरी वीडियो को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। वो एक ब्लॉग टाइप की वीडियो होगी। तो तब तक के लिए बाय बाय। फाइनली भाई होगी वीडियो, मतलब ऑडियो पूरी होगी। So I'm taking 6 shots all straight to the face.